लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पैट्रियार्च क्वांगजुन की बात मानने के बाद जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं और वो जाओची के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। जबकि उसी वक्त किसी का हाथ आगे बढ़ता है और पैट्रियार्च के मुंह पे लगता है। ये हमारे फिफ्थ एल्डर होते हैं यानी जाओची के ग्रैंडपा। वो आगे बढ़ते हैं और पैट्रियार्च के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ पटक देते हैं। बाकी के सारे एल्डर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिफ्थ एल्डर ने पैट्रियार्च को मुंह से पकड़ा हुआ था और उसे पीछे की तरफ दोनों एल्डर्स की तरफ फेंक दिया, जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एल्डर खड़े होते हैं। वो दोनों भी उसके साथ टकराकर वहीं पर गिर जाते हैं। ग्रैंडपा चिल्लाकर उन सभी से कहती है, तुम सभी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो मेरे यहाँ पर होते हुए तुम मेरे पोते के ऊपर हाथ डाल रहे हो। तो तुम सभी लोगों को वाकई में लगता है कि मेरे यहाँ पर होते हुए तुम मेरे पोते को मार सकते हो। तो जाओ क्लैन के लोग खुद भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने काफी लंबे अरसे के बाद ग्रैंडपा की पावर्स को देखा है। वो लोग कहते हैं फिफ्थ एल्डर तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने आज इनकी पावर्स को अपनी आंखों से देख लिया। जबकि जाओची सोच रहा होता है यहाँ पर हमारे क्लैन में काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं, ग्रैंडपा उन सभी के सामने नहीं टिक पाएंगे और ऊपर से जाओ सेक्टर से भी कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं। लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करना होगा और वो जल्दी से भागता हुआ अपनी वाइफ के पास जाता है। किंगजू से कहता है, किंगजू बेबी, मैंने तुमसे रात को जिस बारे में बात की थी कि जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मास्टर यहाँ पर आकर हमारी हेल्प करेगी, तो तुम्हारी मास्टर कहाँ पर है, तुम्हारी मास्टर यहाँ पर कब पहुँचने वाली है। किंगजू से कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता। जाओची हैरान होकर उसे कहता है, हमने रात को इस बारे में बात की थी, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी मास्टर की जरूरत है, तुमने कहा था कि तुम्हारी मास्टर यहाँ पर जरूर आएंगी, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर इतना बोल्ड होकर इन सभी के सामने बातें कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बैक स्पॉट में तुम्हारी मास्टर यहाँ पर आएगी। जाओची उसके आसपास घूमना शुरू कर देता है और कहता है, मेरी प्यारी वाइफ हो, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ तुम्हारी मास्टर कहाँ पर है। मुझे लगता है कि वो यही कहीं पर छुपी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी मास्टर यहाँ पर ना आए, अगर वो यहाँ पर नहीं आई तो फिर मेरी तो वाट लग जाएगी। किंगजू से कहती है, मैंने कहा ना मुझे इस बारे में नहीं पता कि मास्टर यहाँ पर आने भी वाली है या नहीं। जाओची चिल्लाकर कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। फर्स्ट एल्डर चिल्लाकर ग्रैंडपा से कहती है, साउली किस बात का मतलब क्या है, तुमने पैट्रियार्च के ऊपर अटैक किया, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है कि तुम हमारे क्लैन के खिलाफ बगावत कर रहे हो। ग्रैंडपा चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं, मेरा यहाँ पर गद्दारी करने का या फिर बगावत करने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी और अपने पोते की जान बचाना चाहता हूँ क्योंकि तुम सभी लोग इन दोनों मासूम बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो जो कि उन्होंने किया ही नहीं। फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं, लेकिन जाओलिंग तो तुम्हारी अपनी बेटी है, तो यहाँ पर अपनी ही बेटी की साइड लोगे, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात पर भरोसा कर सकते हैं। तो ग्रैंडपा उनसे कहते हैं, मैं जाओली, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, मैंने कभी भी कोई बात नहीं छुपाई और हमेशा मैं इंसाफ पसंद रहा हूँ और जिंदगी में मैंने कभी भी किसी को फ्रेम नहीं किया और ना ही किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और ना ही किसी को बुली किया। यहीं पर जाओलोंग की एंट्री होती है। जाओलिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ग्रैंडपा आप यहाँ पर मजाक कर रहे हैं, आपने तो पिछले 16 सालों से जाओ क्लैन को एक बहुत बड़ा झूठ बोला है और जाओ क्लैन को एक धोखे में रखा है। आपकी हिम्मत तो देखो, यहाँ पर हम सभी से कह रहे हो कि आपने कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की और कभी कभी झूठ नहीं बोला। फिफ्थ एल्डर गुस्से के साथ उसे कहते हैं, जाओ जूलोंग तुम्हारी बात का मतलब क्या है, साफ साफ बात करो। जाओलोंग ने क्योंकि वो बात सुनी हुई है कि ये इनका अपना पोता नहीं है, वो उनसे कहता है, ग्रैंडपा जाओली, क्या आप अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर कह सकते हैं कि जाओची जिसको आप अपना पोता कहते हैं उसकी रगों में आपका ही खून है। सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ग्रैंडपा आगे से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मरे हुए बेटे की कसम नहीं खा सकते। जाओलोंग और भी ज्यादा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और ग्रैंडपा से कहता है, जाओली क्या तुम अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर ये बात साबित नहीं करोगे कि जाओची तुम्हारा पोता है। आंटी जल्दी से आगे बढ़ती है और अपने डैड से कहती है, डैड ऐसा कैसे हो सकता है, लोग ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल गलत है, आप इसकी बात को साबित क्यों नहीं करते, आप कसम क्यों नहीं उठाते, जाओची हमारी फैमिली का एक मेंबर है। जाओची भी आगे बढ़ता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा जाओलोंग ने यहाँ पर जो कुछ कहा क्या वो वाकई में सच है। तो ग्रैंडपा यहाँ पर सच बोल देते हैं। वो जाओची से कहते हैं, जाओची हालांकि तुम्हारी रगों में हमारी फैमिली का ब्लड नहीं है, मेरे बेटे के असली बेटे नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपने पोते की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। जाओची उनकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। फर्स्ट एल्डर और साथ में पैट्रियार्च वो दोनों चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम एक धोखेबाज हो, पिछले 16 साल से हमारी फैमिली को धोखा दिया है, पिछले 16 साल से इस कचरे को यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है ये किसका गंदा खून है, पता नहीं तुम्हारा बेटा किसके गंदे खून को उठाकर घर ले आया, लोग पिछले 16 साल से इसको पाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे इस बेकार बच्चे को पालते रहे जिसके बारे में पता ही नहीं कौन है। जाओलोंग भी कहता है, मुझे तो पहले से पता था कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे जाओ क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग एलिट्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मेडियंस ब्लॉक हो, ये तो सिर्फ एक कचरा है। पैसेंजर भी उन सभी से कहता है, तो तुम सभी को पता चल गया है कि ये तुम्हारे जाओ क्लैन का मेंबर नहीं है, जल्दी से फिर इसको उठाकर बाहर फेंक दो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जाओ सेक्टर और जाओ क्लैन के लोग ही रह सकते हैं। जाओची उस मैसेंजर से कहता है, तुम सभी को ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे उठाकर फेंकने की जरूरत नहीं, अब जबकि मैं जाओ सेक्टर का हिस्सा नहीं
नहीं हूँ तो फिर मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। जाओची ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा ले मैं इस बात को मान लेता हूँ कि हम में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। साथ ही वो उनके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है, जब तक आप मुझे अपना पोता मानते रहेंगे, तक आप मेरी तरफ अपनी पीठ नहीं करते, तब तक मैं आपका पोता रहूंगा, मैं आपका जाओची रहूंगा। और साथ ही जाओची उनके सामने अपना माथा टेकते हुए उनको नाटो करता है, जबकि ग्रैंडपा भी उसे कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम हमेशा मेरे ही पोते रहोगे। फिर साथ ही हमारा जाओची उठकर खड़ा हो जाता है। ग्रैंडपा और आंटी उन दोनों से कहता है, प्लीज आप दोनों अपना ख्याल रखना, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यहाँ से अब जाने वाला हूँ, तुम दोनों अपना बोझ ख्याल रखना। जबकि आंटी रोते हुए से कहती है, जाओची तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मत जाओ। जाओची उसे कहता है, नहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जाओची सोच रहा था, काश यहाँ पर मेरे पास पावर होती, और मेरे पास पावर होती और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं इन सभी के सामने खड़ा हो सकता, ये सभी मुझे यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। जाओची सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है, किंगजू के पास, और किंगजू से कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज मेरा एक काम करना, मेरे जाने के बाद मेरे ग्रैंडपा और आंटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। किंगजू से कहती है, ठीक है, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। जाओची जैसे ही सेक्टर से बाहर जाने लगता है, उसी वक्त जाओलोंग से कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो, जरा रुको, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जाओची उसे कहता है, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जाओलोंग उसे कहता है, मेरी बात सुनो, ताकि सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जाओ किंग की तुम्हारे साथ शादी हुई है, यानी किंगजू की तुमसे शादी हुई है, इसने ये वाली शादी तुम्हारे फादर का एहसान का बदला चुकाने के लिए तुमसे की थी। अब कि ये बात साबित हो गई है कि तुम उनके बेटे ही नहीं हो, तो फिर इसकी शादी तुम्हारे साथ वैलिड नहीं है। ये शादी यहाँ पर किसी और लड़के के साथ होनी चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। जल्दी से वो पेपर्स निकालो और इसको डाइवोर्स देकर यहाँ से दफा हो जाओ। वहाँ पर उसके जितने भी कजिन्स होते हैं वो सारे भी चिल्लाकर उसे एक ही बात कहते हैं, वो उसे कहते हैं, हाँ तुम इस किंगजू से शादी करने के लायक नहीं हो, किंगजू यहाँ पर किसी और लड़के से शादी करेगी, जल्दी से जल्दी पेपर्स निकालो और इसको डाइवोर्स दो और यहाँ से चले जाओ। पैट्रियार्च और फर्स्ट एल्डर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं, जल्दी से जल्दी वो पेपर्स निकालो, अपनी शादी के पेपर्स हमें दे दो, उनके ऊपर साइन करके इसको डाइवोर्स दो। जाओची अपनी जेब से शादी के पेपर्स निकालता है, उसे जैसे पहले से पता था, वो अपनी जेब में शादी के पेपर्स लेकर घूम रहा था। पेपर्स निकालता है, कहता है, तो तुम्हें ये पेपर्स चाहिए लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेंगे, और वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है और किंगजू से कहता है, किंगजू डार्लिंग तुम इनको अपने पास रखो, तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो तो इन पेपर्स को यहीं पर जला दो या फिर फाड़ दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारा डाइवोर्स हो गया है, क्योंकि ये हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का दरमियानी मसला है। मैं नहीं चाहता कि आउटसाइडर इस बारे में फैसला करेंगे तुम क्या चाहती हो या मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी वाइफ बने रहना चाहती हो तो इन पेपर्स को अपने पास संभाल कर रखना। जाओची वहाँ से चला जाता है। जाओची के चले जाने के बाद सिंजर काफी ज्यादा खुश होता है और अंदर अंदर ही सोच रहा होता है, जाओलोंग ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है, यहाँ पर तो मुझे डबल फायदा हो रहा है, जाओलिंग भी मुझे मिल जाएगी, जबकि ये लड़की उस लड़के को डाइवोर्स दे देगी तो ये वाली लड़की भी मुझे मिल जाएगी, और मेरे पैट्रियार्च ने सिर्फ शादीशुदा लड़कियों के साथ गलत करने से मुझे रोका था। अब जबकि ये शादी टूट गई है और ये लड़की कुंवारी हो गई है तो मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। जाओलोंग जल्दी से आगे बढ़ता है और किंगजू से कहता है, चलो जल्दी से इन पेपर्स को फाड़ दो और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर एक नया हस्बैंड मिल जाएगा। हमारे जाओ क्लैन में ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हैं जो कि तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक हैं। लेकिन जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ से पेपर लेकर फाड़ने लगता है, उसी वक्त किंगजू जल्दी से स्पीड से साइड पर हट जाती है और जाओलोंग से कहती है, क्या तुम बहरी हो, क्या तुमने सुना नहीं मेरे हस्बैंड ने जाने से पहले यहाँ से क्या कहा था, उसने कहा कि ये हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियानी मसला है और किसी भी बाहर वाले को ये फैसला करने का हक नहीं है कि हम दोनों क्या चाहते हैं। जाओलोंग गुस्से के साथ उसे कहता है, क्या तुम अभी भी उस कचरे को अपना हस्बैंड कह रही हो जबकि वो हमारे जाओ क्लैन का हिस्सा भी नहीं है। किंगजू से कहती है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मेरी उसके साथ शादी हुई है, वो मेरा हस्बैंड है, क्या तुम्हें इस बात से कोई ज्यादा मसला है। मैसेंजर चिल्लाकर उसे कहता है, ये क्या बकवास है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये फैसला मैं करूंगा कि तुम उस लड़के को डाइवोर्स दोगे या नहीं। साथ ही वो अपने बटलर से कहता है, जाओबा जल्दी से आगे बढ़ो और उस लड़की के हाथ से वो पेपर्स ले लो और उनको फाड़ दो। जाओबा उसे कहता है, ठीक है यंग मास्टर, और जाओबा जल्दी से जंप करते हुए किंगजू के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसके हाथ से पेपर्स को लेकर फाड़ सके। किंगजू उनसे कहती है, तो तुम लोग यहाँ पर फोर्स को यूज करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, फोर्स को यूज करके भी तुम लोग मेरे हाथ से ये पेपर्स नहीं ले पाओगे। जाओबा जैसे ही हमारी किंगजू के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, उसी वक्त उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर आइस से कवर हो जाती है, वो आइस क्रिस्टल बन जाता है। क्योंकि सभी लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली उसका वो पावरफुल बटलर, वो ये देखकर कहता है, जाओबा को पूरी तरह से बर्फ में क्रिस्टलाइन कर दिया गया, ये तो सिर्फ आइस पैलेस वाले लोग ही कर सकते हैं। यहीं पर किंगजू की मास्टर अपीयर होती है और उनसे कहती है, जाओ सेक्टर वाले तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए हैं, दिन दिहाड़े मेरी डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर डिवाइन आइस पैलेस के डिसाइपल्स की शादी में इंटरफियर कर सकते हो। तो ये आइसी पैलेस की 7 मेडन्स में से एक मेडन है, यानी कि उनकी 7 मास्टर्स हैं और उन 7 में से ये भी एक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका नाम चू यूली है। तो वो सभी लोग चू यूली को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली हमारे जाओ क्लैन के लोग, क्योंकि उन्होंने पहले किसी को हवा में उड़ते हुए नहीं देखा। वो लोग कहते हैं, ये लड़की हवा में कैसे उड़ रही है, देखो तो सही, उसके पाँव के नीचे कुछ भी नहीं है और वो हवा में है। जबकि पैट्रियार्च और फर्स्ट एल्डर उसकी स्पेशल टेक्निक को पहचान लेते हैं और कहते हैं, ये तो मिस्टिक
एक वॉइड फ्लाइट टेक्निक है। इसका मतलब तो ये है कि ये लड़की अपनी हीवनली मिस्टिक राम तक पहुंच चुकी है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस मास्टर का मुकाबला कर सके। हमारा मैसेंजर तो रहा ठरकी का ठरकी। वो जब उस मेडन को वहाँ पर देखता है, यानी कि हमारी किंगशू की मास्टर को, तो उसकी लाट टपकना शुरू हो जाती है। वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही वो कह रहा होता है ये खूबसूरत लड़की जहाँ पर खुद से मेरे पास चली आई है। खिलाकर उसे कहता है जल्दी से मेरे पास आ जाओ, आज रात मेरे बिस्तर में तुम ही जाओगी। जबकि उसी वक्त उसका बटलर उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है बेवकूफ कहेंगे, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाओ जाकर खुद ही मरो, तुम अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगे। कोई आम सी खूबसूरत लड़की नहीं है, बल्कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर से है जो कि ब्लू विंड एम्पायर में है, फ्रोस्ट पैलेस। ये फ्रोस्ट पैलेस की एक मेडन है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये औरत कितनी ज्यादा पावरफुल है। हमारे सेक्टर के पैट्रियार्च भी इसके सामने नहीं टिक सकते। यहाँ तक कि तुम्हारे फादर भी इस लड़की की बहुत सारी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अब अपना मुंह बंद रखो और अगर दोबारा तुमने यहाँ पर कुछ बोला तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। मैसेंजर अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है क्या वाकई में किंग जू उस पैलेस की डिसाइपल है। मास्टर नीचे उतरने के बाद मैसेंजर की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है तो तुम सभी लोग मेरी डिसाइपल की शादी के पेपर्स को फाड़ना चाहती हो। मैसेंजर बेचारा बोझता डर जाता है और उसे कहता है नहीं मास्टर, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, हम लोग तो बस यहाँ पर मजाक कर रहे थे। मैसेंजर कॉन्गजुन वहाँ पर सोच रहा होता है मुझे नहीं लगता कि अब किंगजू मुझे मिल सकती है क्योंकि इसको हासिल करना तो अब मुश्किल हो गया है। साथ ही उसकी नजर आंटी के ऊपर पड़ती है। आंटी क्योंकि वहाँ पर अपने डैड के पास खड़ी रो रही होती है। एक तो वो अपने ऊपर इल्जाम की वजह से रो रही है और दूसरा जाउची जहाँ से चला गया इसी वजह से वो रो रही है। तो क्वांगजुन आंटी की तरफ देखता है और कहता है तो शुक्र है कम से कम किंगजू नहीं मिली, तो उसकी जगह पर जो दूसरी खूबसूरत लड़की तो यहाँ पर है। चलो मुझे लगता है कि आज रात मुझे इसी लड़की से काम चलाना पड़ेगा। आज रात मेरे बिस्तर में यही लड़की जाएगी। तो मास्टर अपनी डिसाइपल से कहती है किंगजू क्या तुम्हें वो बात अभी भी याद है? आदि की पहली रात में तुम्हें लेने के लिए आई थी, तब तुमने कहा था कि तुम्हें 1 महीना चाहिए और आज पूरा 1 महीना हो चुका है, तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें और ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। क्वांगजुन उनकी बातें सुन लेता है। क्वांगजुन सोच रहा होता है तो ये लड़की यहाँ पर अपनी डिसाइपल को लेने के लिए आई है। साथ ही सोच रहा होता है अपनी जल्दी से जल्दी इसको लेकर यहाँ से चली जाए। उसके बाद देखो मैं उस लड़की का क्या करता हूँ, यानी जाओलिंग का क्या करता हूँ। किंगशू अपनी मास्टर से कहती है मास्टर मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं ग्रैंडपा और आंटी का ध्यान रखूंगी। मैंने उससे वादा कर दिया है, अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। क्वांगजुन भी इस बात से गुस्सा होता है, कहता है अब मैं क्या करूँ, ये तो यहाँ पर आंटी और ग्रैंडपा की केयर की बात कर रही है। मास्टर किंगशू से कहती है तुम्हें पता है ना कि हमारे से इस सब का कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं फ्रोस्ट पैलेस से स्पेशली जहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, उन सभी की जिम्मेदारी मेरे सर पर नहीं है। क्वांगजुन फिर से खुश हो जाता है और कहता है ये हुई ना बात, इसने बिल्कुल ठीक कहा। तो सिर्फ यहाँ पर अपनी डिसाइपल को लेने के लिए आई है, अब जल्दी से जल्दी अपनी डिसाइपल को ले और यहाँ से चली जाए। किंगशू जल्दी से अपनी मास्टर के सामने झुक जाती है और उसकी मिन्नतें करते हुए कहती है प्लीज मास्टर मेरी बात को मान ले, प्लीज इस बार इन दोनों की मदद कर दें। उसके बाद मैं आपके साथ फ्रोस्ट पैलेस में वापस जाऊंगी और वहाँ पर जाकर मैं अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दूंगी और सिर्फ ट्रेनिंग करूंगी। मास्टर उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि हमारी आईसी पैलेस का रूल क्या है? आईसी पैलेस का डिसाइबल बनने के लिए रूल ये है कि तुम्हारा दिल पत्थर का होना चाहिए, कुल बर्फ की तरह बहुत ज्यादा ठंडा, उसमें कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हारा नाम का हस्बैंड था, उसके रिश्तेदार भी तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। किंगशू फिर से उसे कहती है प्लीज मास्टर इस बार मेरी हेल्प कर दे, इन दोनों को बचा ले। मास्टर उसे कहती है अच्छा ठीक है, अब जबकि तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए आखिरी बार ये कर देती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। जाओलोंग चिल्लाकर उसे कहता है मेडन मेरी बात सुनो, तुम ये नहीं कर सकती। जाओलिंग के ऊपर हमारे कबीले में किसी चीज को चोरी करने का इल्जाम है, इसी वजह से उसे यहाँ पर सजा दी जाएगी। ये हमारे क्लैन का अपना मसला है, इसलिए तुम हमारे क्लैन के मसले में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। फ्रोस्ट पैलेस वाले यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर तुम्हारी आईसी पैलेस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हैंडबा चिल्लाकर जाओलोंग से कहते हैं जाओलोंग तुम यहाँ पर ये बात कर रहे हो कि ये हमारा फैमिली का आपस का मसला है, तुम जाओलिंग को अपनी फैमिली समझते हो, तो फिर तुम यहाँ पर जाओलिंग के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पर इसका साथ देना चाहिए। जबकि जाओलोंग कहता है अगर इसने चोरी किया तो फिर इसको सजा तो मिलनी चाहिए, वहाँ से क्या फर्क पड़ता है कि मैं भी इसका कजिन हूँ। साथ ही जाओलोंग सोच रहा होता है बूढ़े घूसट को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसकी बेटी की परवाह करने वाला हूँ, मुझे तो बस जाओ सेक्टर को ज्वाइन करने का मौका मिल जाए, मैं तो इसकी बेटी को इंजर के बिस्तर के ऊपर छोड़ कर आऊंगा। जबकि क्वांगजुन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है जाओलोंग वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है, ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ये लड़की आज रात मेरे बिस्तर पर आ ही आए। किंगजू की मास्टर उनसे कहती है ये तुम सभी लोग क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हारा फैमिली का मसला है या नहीं, तुम्हारी फैमिली कोई फैमिली नहीं, क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से हमारा फ्रोस्ट पैलेस इस सब में इंटरफियर करेगा, तुम लोग इनके साथ और कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सीन हमारे जाउची का दिखाया जाता है। जाउची गली में चलता हुआ जा रहा होता है, जबकि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो जाउची का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं लगता है कि इस लड़के को फिर से इसके सर्वेंट्स ने बुली किया है, फिर लगता है कि इसकी वाइफ ने इसको घर से निकाल दिया, ये तो एक कचरा था और कचरे का कचरा ही रहेगा। हमारा जाउची यहाँ पर फाइनली सीरियस होने वाला है। जाउची इसी बारे में सोच रहा था। जाउची कहता है जाओलोंग
तुमने तो हद ही पार कर दी। पहले तुमने मुझे पॉइजन देकर मारने की कोशिश की, उसके बाद तुमने जाओ क्वांगजुन के साथ मिलकर आंटी को एक केस में फंसा दिया ताकि तुम आंटी को जाओ क्वांगजुन के बिस्तर तक पहुंचा सको। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने यहाँ पर मेरी और किंगजू की शादी तोड़ने के लिए भी ये सारा प्लान बनाया। ऊपर से वहाँ पर सभी को सच्चाई बताकर मुझे फैमिली से बाहर निकलवा दिया। जाओची अपने पास से वही ट्रेजर वाली जड़ी बूटियां निकालता है जो कि उसे अपने ही गार्डन में से मिली थी। जाओची कहता है, मैं जाओची, आज तुमने जो कुछ भी किया है उस सबका तुमसे बदला लूंगा। आज तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जाओलोंग बेचारे को कोई ऐसी वैसी मौत नहीं मिलने वाली, वो बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत होगी। एक सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त जाओ क्लैन के बाहर दो गार्ड्स खड़ी होती हैं, वो आपस में बातें कर रही होती हैं। आज का दिन तो काफी ज्यादा लंबा और थका देने वाला था। शुक्र है कि ये सब कुछ खत्म हो गया। जाओलिंग जिसने मिस्टी कनेक्टिंग पाउडर को चोरी किया था, उसे अब कैद कर लिया गया है और साथ में उसके फादर भी हैं। दूसरा गार्ड उसे कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जाओलिंग ने उस मिस्टी कनेक्टिंग पाउडर को चोरी किया होगा? दूसरा गार्ड उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकल का अंधा हूँ? यहाँ पर अब सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। पैट्रियार्च ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और जाओलोंग भी सब में मिला हुआ था ताकि वो जाओ सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट हो सके। वे लोग यहाँ पर चुप है क्योंकि वो सभी लोग मैसेंजर क्वांगजुन से डरते हैं कि कहीं वो उनको मार न डाले। दूसरा गार्ड उसे कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस सबसे ज्यादा खुश है कि उस मेडन के यहाँ पर अपीयर होने के बाद जाओलिंग को अपनी मर्जी से सजा नहीं दे पाया। जाओलिंग को डंजन में बंद किया गया है। कहीं पर हमारे जाओची को भी दिखाते हैं। जाओची ने उस स्पेशल जड़ी बूटी को यूज किया है, उसने जड़ी बूटी को खा लिया है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर इनविंसिबिलिटी मिली है। जाओची वहीं पर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जाओची कहता है, मैंने उस स्पेशल मेडिसिन को खाया है, अब अगले 2 घंटे तक मैं इसी तरह इनविंसिबल रह सकता हूँ और यहाँ पर अपना बदला ले सकता हूँ। जाओची उन दोनों गार्ड के बीच से गुजरता हुआ आगे चला जाता है। वो अपने सेक्टर में वापस आ गया है। जाओची कहता है, अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जाओची कहता है, मेरी वाइफ किंगजू ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया, शादी के पेपर्स को भी नहीं फाड़ा और जाओलिंग को बचाने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दिया। जाओची कहता है, हमारी फैमिली के रूल्स के मुताबिक जहाँ भी जिसको भी जेल में बंद किया जाता है उसे माउंटेन के पीछे वाली केव में बंद किया जाता है। जितना ग्रैंडपा अपनी बेटी से प्यार करते हैं, ग्रैंडपा भी लिटिल आंटी के साथ वहीं पर होंगे। जाओची कहता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे जाओलोंग से बदला लेना है, उसके बाद उनके पास जाऊंगा। वहीं पर जाओलोंग और जाओशेंग का सीन दिखाते हैं। जाओलोंग काफी ज्यादा पी चुका होता है, वो टल्ली होता है, जबकि जाओशेंग ने उसे सहारा दिया होता है और उसे वापस रूम की तरफ लेकर जा रहा होता है। जाओशेंग जाओलोंग से कहता है, ब्रदर, कल तुम जाओ सेक्टर की तरफ जा रहे हो, जाओ सेक्टर का एक मेंबर बनने के बाद मुझे भूल मत जाना। जाओलोंग उसे कहता, हालांकि मेरा प्लान फेल हो गया, लेकिन फिर भी पैसेंजर को मेरी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा पसंद आई, वो मुझे कल अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। जाओशेंग उसे लेकर उसके रूम में ले जाता है और जाकर उसे उसके बिस्तर पर लेटा देता है। जाओलोंग कहता है, उस मेडन ने यहाँ पर आकर मेरे सारे के सारे प्लान के ऊपर पानी फेर दिया, लेकिन वो यहाँ पर कितने अरसे तक जाओलिंग की रक्षा कर पाएगी? वो ज्यादा दिन तक ये नहीं कर पाएगी। जाओशेंग उसे कहता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जाओलोंग उसे कहता है, हाँ मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। तबकि मैंने मैसेंजर से ये बात का वादा किया था कि जाओलिंग उसे मिलेगी तो जाओलिंग उसे मिलकर रहेगी। तो कुछ ही महीनों के बाद मेडन ये सब कुछ भूल जाएगी और उसके बाद जाओलिंग को अपने साथ ले जाएगा। जाओशेंग उसे कहता है, ब्रदर तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, ठीक है अब तुम आराम करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाओशेंग वहाँ से चला जाता है, जबकि जाओलोंग बहुत ज्यादा खुश होता है कि कल वो जाओ सेक्टर का एक मेंबर बनने वाला है और वो वहीं पर सो जाता है। इसी वक्त हमारा जाओची उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जाओची कहता है, ये तो तुम्हारा सपना है कि तुम जाओ सेक्टर का मेंबर बनोगे, तुम्हारा सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। हमारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी लिटिल आंटी को मैसेंजर को खुश करने के लिए उसके बिस्तर पर भेजने की? मुझे लगता है कि तुम इसमें कामयाब हो पाओगे। और हमारा जाओची अपने पास से खंजर निकालता है। जाओची कहता है, कल का दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे, और साथ ही वो अपने खंजर को उसकी बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। जैसे ही वो उसकी बॉडी में खंजर को दंसाता है, वो एक जबरदस्त चीख मारता है। जाओलोंग की चीख सुनने के बाद उसके फादर पैट्रियार्च जो कि अपने रूम में बैठे होते हैं, उनको आवाज आती है तो वो जल्दी से भागते हुए अपने बेटे जाओलोंग के रूम की तरफ जाते हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट एल्डर भी होती है। ये सभी लोग जैसे उसके रूम में एंटर होते हैं तो वो देखकर काफी हैरान होते हैं। जाओलोंग की बॉडी के अंदर खंजर दंसा होता है, उसकी बॉडी से काफी सारा ब्लड बह रहा होता है। उसके फादर से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जबकि फर्स्ट एल्डर उसे कहती है, पैट्रियार्च तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक है, चोट सिर्फ बैरूनी है। मैं अभी मेडिसिन हाउस में जाता हूँ और इसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता हूँ, मेडिसिन के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फर्स्ट एल्डर जल्दी से भागते हुए मेडिसिन हाउस की तरफ चले जाते हैं कि जाओलोंग अभी होश में होता है। फादर उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा जख्म है। हमारे फर्स्ट एल्डर मेडिसिन लेने के लिए गए हैं, वो जल्दी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ जाएंगे। कि उसी वक्त बाहर से मेडिसिन हाउस की तरफ से चिल्लाने की आवाज आती है। मेडिसिन हाउस के अंदर आग लग जाती है। फर्स्ट एल्डर चिल्लाकर कहते हैं, ये क्या, यहाँ पर किसने आग लगा दी, जल्दी से आग को बुझाओ वरना सारी की सारी मेडिसिन जल जाएगी। इसी वो वहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर बात कर रहे होते हैं। जाओलोंग अपने फादर से कहता है, फादर मेडिसिन हाउस में आग लग गई है, अब आप मेरे लिए मेडिसिन कैसे लेकर आएंगे? पैट्रियार्च और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी वहाँ पर जाता हूँ, उस आग को बुझाकर अंदर से कोई ना कोई मेडिसिन बचाकर ले आऊंगा। और वो भी जल्दी से भागते हुए बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वहाँ से बाहर जाते हैं उसी वक्त दरवाजा बंद हो जाता है। जाओलोंग दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है, कौन है
वहाँ पर। अचानक से अपने आप दरवाजा कैसे बंद हो गया, कोई तो है वहाँ पर, जल्दी से सामने आओ। तो जाओची उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है, बड़े भाई क्या तुम मुझे भूल भी गए? ये बात ठीक है कि मैं तुम्हारी फैमिली का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन इतनी जल्दी तुम मुझे भूल जाओगे जो तो मैंने नहीं सोचा था। जाओलोंग उसे कहता है, जाओची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अंदर कैसे आए? फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है, कोई तो यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो, ये मुझे मार डालेगा। जाओची अपने पास से अपना नाइफ निकालता है और उसे कहता है, बाहर तो इस वक्त तहलका मचा हुआ है, वो सभी लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं, इसलिए कोई भी यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला। जाओलोंग उसे कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मेरे करीब मत आना। जाओलोंग पहले से ही जख्मी है, इसलिए वो ज्यादा हरकत नहीं कर सकता। जाओची उसे कहता है, रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले जब मैंने तुम्हारे पर अटैक किया था अब से तुम्हारी बॉडी से काफी सारा ब्लड बह चुका है, अब तुम मुझसे फाइट बैक नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो चुके हो। रही बात मेरे यहाँ पर होने की, तो मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं ये सब कुछ तुम्हारे होश में होते हुए करना चाहता था। जाओलोंग उसे कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। जाओची जल्दी से अपने नाइफ को उसके बाजू में दंसा देता है और कहता है, मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। जाओची अपने नाइफ को उसके बाजू के अंदर दंसाकर उसके बाजू को बेकार कर देता है। जाओलोंग और भी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। जाओची उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के साथ पंगा लेने की? अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी फैमिली के साथ जो भी पंगा लेगा उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। साथ ही जाओची अपने नाइफ को घुमाता है, उसकी आंखों के ऊपर चलाता है और उसको अंधा कर देता है। जाओलोंग बेचारा अंधा होने के बाद वहीं पर और भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर साथ ही हमारा जाओची नाइफ को उसकी जुबान के ऊपर चलाता है और उसकी जुबान भी काट देता है और कहता है, अब तुम दोबारा कभी भी बोल नहीं पाओगे। और फिर साथ ही हमारा जाओची उसके नीचे अपनी नाइफ को चलाता है और उसके पीपी को भी काट देता है और कहता है, तुम जिंदगी में कभी भी अपने पीपी को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा एक कमीना इंसान कभी भी किसी बच्चे का बाप बने। अगर किसी को पहले पीपी की समझ नहीं आई तो अब आ गई होगी। हमारे जाओची ने तो वाकई में बहुत ही बुरी तरह से बदला लिया है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन बैक माउंटेन केव का दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी आंटी को बंद करके रखा गया है। उसके फादर भी उसके पास ही होते हैं। आंटी अपने डैड से कहती है, डैड आपको वापस चले जाना चाहिए, आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है, कहीं आप बीमार ना हो जाए। फादर उसे कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जब तुम यहाँ पर बंद हो तो मैं वापस जाकर अपने रूम में रेस्ट करूंगा? हालांकि यहाँ पर सजा सिर्फ तुम्हें दी गई है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने पूरे 15 साल तक तुम्हें पाल पोस का बड़ा किया, अब तुम्हें जेल में बंद नहीं देख सकता। आंटी उनसे कहती है, डैड चलो कम से कम मैं अभी तक जाओ क्लैन का हिस्सा तो हूँ। जाओची बेचारे को तो जाओ क्लैन से ही निकाल दिया गया है। यानी वो इस वक्त कहाँ पर होगा, वो कहाँ पर घूम फिर रहा होगा, यानी उसके पास खाने को कुछ होगा या फिर उसके पास सोने के लिए कोई जगह होगी। उसी वक्त फादर को कुछ महसूस होता है, वो चिल्लाकर कहती है, कौन है यहाँ पर? तो उसी वक्त जाओची अंदर आ जाता है और उनसे कहता है, ग्रैंडपा आंटी ये मैं हूँ। जैसी जाओची को वहाँ पर देखती है यानी अपने आशिक को, तो वो भागती हुई जाती है और जाकर उसके गले लग जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है, जाओची क्या मैं सपना देख रही हूँ या तुम वाकई में वापस आ गए हो? ग्रैंडपा जाओची से कहती है, क्या फैमिली पैट्रियार्च ने तुम्हें फैमिली में वापस आने दिया? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जाओची उनसे कहता है, ग्रैंडपा वो कमीने मुझे यहाँ पर वापस कैसे आने दे सकते हैं? मैं तो यहाँ पर चोरी छुपे आया हूँ, साथ ही मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी छोड़कर आया हूँ, इसी वजह से वो मुझे नहीं ढूंढने वाले। यहीं से दूसरा सीन पैट्रियार्च का भी दिखाया जाता है। पैट्रियार्च उस मेडिसिनल हाउस के अंदर आग के अंदर जाते हैं और वहाँ से एक मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की जान बच जाएगी। वो भागते हुए रूम में वापस जाते हैं और कहते हैं, जाओलोंग मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आया हूँ, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे। जैसे ही वो रूम में जाते हैं तो वो सभी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जाओलोंग बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसके चारों बाजू चारों टांगे वो बेकार हो चुकी है। न सिर्फ चारों टांगे और बाजू बल्कि उसकी जुबान भी काट चुकी है और साथ ही उसकी आंखें भी अंधी हो चुकी हैं। ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, तो चेहरा भी किसी ने बिगाड़ दिया, इसके चेहरे पर निशान बना दिया और साथ ही इसके पीपी को भी काट दिया है। फर्स्ट एल्डर पैट्रियार्च से कहते हैं, ये अभी तक जिंदा है लेकिन इसकी जिंदगी भी मौत से ज्यादा बदतर है क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं रहा। पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ वो जल्दी से अपनी गोकू वाली पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं, आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा? यहाँ पर इतना जालिम कौन हो सकता है जिसने मेरे बेटे की ये वाली हालत कर दी? वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, कौन है, किसने ये सब कुछ किया? तो उनके साथ जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग उनकी पावर के प्रेशर से जब पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो उनमें से एक लड़के की नजर दीवार के ऊपर पड़ती है। वो पैट्रियार्च से कहता है, पैट्रियार्च जरा दीवार के ऊपर देखो, यहाँ पर किसी ने एक नोट छोड़ा है। पैट्रियार्च उस दीवार के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, सुना है कि तुम्हारे बेटे को जाओ सेक्टर में चूज कर लिया गया है, तो मेरी तरफ से ये बुड्ढे यूनहाइज पैट्रियार्च के लिए एक गिफ्ट है। पैट्रियार्च जैसे उस मैसेज को पढ़ते हैं वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जल्दी से दीवार के ऊपर पंच मारते हुए दीवार को ही तोड़ देते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, कौन है वो कमीना जिसने मेरे बेटे के से सब कुछ किया? एक बार बस मेरे सामने आ जाओ, उसके बाद देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमारा उसी केव का दिखाया जाता है। केव के अंदर जाओची ग्रैंडपा की तरफ देखता है, ग्रैंडपा जाओची की तरफ देख रहे होते हैं। जाओची ग्रैंडपा को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि लिटिल आंटी अभी भी उसके साथ चिपकी हुई है और उसके फादर दूर से खड़े जब
सब कुछ देख रही होती है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। साउची आंटी को अपने से अलग करने के लिए उसे कहता, आंटी क्या तुमने मुझे इतना ज्यादा मिस किया? मैं तो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए यहाँ से गया था, तुमको यहाँ पर मुझसे चिपके हुए पूरा 1 घंटा हो गया है, पूरे 1 घंटे से तुम मेरे साथ चिपकी हुई हो। क्या आंटी उसे कहती है, कोई बात नहीं, मैं अभी तक थकी नहीं हूँ। ग्रैंडपा अभी भी उन दोनों की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। साउची कहता है, लगता है कि ये इसी तरह मुझे चिपकी रहने वाली है, जबकि ग्रैंडपा मुझे इस तरह देख रहे हैं जैसे कि वो मुझे कच्चा खा जाएंगे। साउची पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उसे अपने से अलग कर दे। वो उसे कहता है, आंटी अब बस करो, मैं थक गया हूँ। आंटी उसे कहती है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम थक गए हो या नहीं, किसने कहा था कि मुझे छोड़कर जाओ। साउची उसे कहता है, आंटी ग्रैंडपा हमें देख रहे हैं। जैसी वो सुनती है कि डैड उसके देख रहे हैं, वो जल्दी से साउची को पीछे की तरफ धक्का दे देती है और अपने डैड से कहती है, डैड ऐसी तो कोई बात भी नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हैं, हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इससे ज्यादा मिस कर रही थी, इसी वजह से मैं इसके साथ लिपटी हुई थी। तो ग्रैंडपा सीधे ही पॉइंट पे बात पे आ जाते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं, तो जब मैं घर पे नहीं होता, जब मैं पास नहीं होता, तब तुम दोनों यही कुछ करते हो। आंटी बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने डैड से कहती है, डैड नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों का रिलेशनशिप तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। साउची सोच रहा होता है, इसने तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, इसने ये वाली बात करके ग्रैंडपा को शक डाल दिया है। ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं तुम दोनों को देखकर बता सकता हूँ कि तुम दोनों में क्या चल रहा है। वैसे भी मैंने तुम दोनों को इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे ये बात पहले से पता थी कि तुम दोनों आंटी भतीजा नहीं हो, इसलिए तुम दोनों ये सब कुछ कर सकते हो। साउची ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मैं वहाँ भी पूछना चाहता था, लेकिन अब जहाँ पूछता हूँ मुझे ये बताएं कि मेरे बायोलॉजिकल फादर कौन है। ग्रैंडपा साउची से कहते हैं, पहले मुझे लगा था कि मैं सारी जिंदगी इस सीक्रेट को अपने अंदर ही दबा कर रख सकता हूँ, लेकिन अब जबकि तुम्हें जाओ फैमिली से निकाल दिया गया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई को जानने का पूरा हक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे फादर कौन थे। ग्रैंडपा उसे कहती है, तुम्हारे फादर का सरनेम यून है। साउची ये बात सुनते ही बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है, मेरी सेकंड लाइफ में मेरा सरनेम यून था, हमारी साउची की सेकंड लाइफ में उसका नाम यूनची था। साउची कहता है, लेकिन ये वाला नाम तो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। ग्रैंडपा साउची से कहते हैं, मुझे तुम्हारे फादर के बारे में बस इतना ही पता है कि उसका सरनेम यून है, इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ से आया था। यहाँ पर ग्रैंडपा साउची को उसकी फैमिली बैकग्राउंड स्टोरी बताने वाले हैं, जो कि आगे काफी ज्यादा इमोशनल भी है। ग्रैंडपा साउची से कहते हैं, तुम्हारे जाओ फैमिली के फादर यानी कि मेरा बेटा जिंग एक बार एक एडवेंचर पर निकला हुआ था, रास्ते में उसका सामना कुछ बैंडिट्स के साथ हो गया। बैंडिट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तुम्हारे रियल फादर वहाँ पर आए और उन्होंने मेरे बेटे की जान बचा ली। उसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने काफी सारा एडवेंचर किया, वो काफी लंबे सफर पर गए। उन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अब उन दोनों का रास्ता अलग हुआ, तब उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को स्वर्ण ब्रदर मान लिया और उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। दोनों के रास्ते अलग हुए काफी अरसा गुजर गया। काफी लंबे अरसे के बाद मेरे बेटे की मुलाकात फिर से तुम्हारे डैड के साथ हुई, लेकिन इस बार तुम्हारी मॉम भी साथ थी और वो काफी ज्यादा जख्मी थे, पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। हमारे पेरेंट्स ने तुम्हें उठा रखा था, उस वक्त तुम सिर्फ एक छोटे से बच्चे थे। मेरे बेटे ने उन दोनों को अपने पास शेल्टर देने का फैसला किया। उसने कहा कि वो हमारे पास रह सकते हैं, साथ ही उनके जख्मों को हील करने की भी ऑफर की, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स उसको खतरे में डालना नहीं चाहते थे। इसी वजह से लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते थे। उन्हें पता था कि उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ेंगे। मेरा बेटा उन दोनों की मदद करना चाहता था क्योंकि वो इस बारे में नहीं जानता था कि तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे कौन लगे हुए थे। तुम्हारे पेरेंट्स दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद उनका दुश्मन उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो दोनों काफी जख्मी थे। मेरे बेटे ने आगे बढ़कर फैसला किया कि वो तुम्हें उनसे गोद ले लेगा। उसके बाद जिंग ने तुम्हें उनसे गोद ले लिया और वापस घर लेकर आ गया। उसके बाद से वो तुम्हारा बाप बन गया और मैं तुम्हारा ग्रैंडपा बन गया और तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ भी पता नहीं चला। ग्रैंडपा कहते हैं, तो मेरा बेटा जिंग तुम्हें अपनी गोद में उठाए मेरे पास लेकर आया और मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि मैं किसी न किसी तरह तुम्हारी जान बचा दूं कि मेरे बेटे का अपना भी एक बच्चा था जो बिल्कुल तुम्हारी उम्र का था। मेरे बेटे जिंग को तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने बेटे की जान को दांव पर लगाना पड़ा, उसका सैक्रिफाइस देना पड़ा। तो लोगों को पता चलता था कि अचानक से इसके पास 2 बच्चे कहां से आ गए हैं। उसने अपने बेटे को मार डाला और बदले में तुम्हें अपना बेटा बना लिया। जिंग ने मेरे सामने इस बात के लिए भीख मांगी तो फिर मैं इस बात के लिए राजी हो गया। जिंग को अपनी दोस्ती बहुत ज्यादा अजीज थी। हालांकि तुम मेरे पोते के बलिदान के बाद जिंदा बचे हो, इस वजह से मैं तुम्हें अपने पोते की तरह ही प्यार करता हूँ। साउची भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता और कहता है, क्या वाकई में मेरी जान बचाने के लिए किसी निर्दोष बच्चे को अपनी जान गंवाना पड़ी? ग्रैंडमा से कहते हैं, सिर्फ ये सब कुछ यहीं पर खत्म नहीं हुआ। कुछ ही अरसा के बाद तुम्हारे फादर यानी कि जिंग मेरा बेटा, उसके पीछे भी असैसिन्स लग गए और उन असैसिन्स ने मेरे बेटे जिंग को मार डाला। बाद में मुझे पता चला कि वो सारे असैसिन्स वही लोग थे जो कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर के पीछे लगे हुए थे। वो असल में मेरे बेटे जिंग से तुम्हारे फादर की लोकेशन के बारे में जानना चाहते थे। साउची कहता है, तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर रियल जाउची को मारा नहीं जाता और उसकी जगह पर मुझे जाउची नहीं बनाया जाता, वक्त अंकल जाओ जिंदा होते। अंकल जाओ को जब असैसिन्स ने मार डाला तो उनकी वाइफ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस वजह से उसी दिन उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद
तुम्हारी ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा उदास रहने लगी क्योंकि उसने अपने बेटे और बहू दोनों को खो दिया। इसी उदासी की वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई और वो भी मर गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे ग्रैंडपा जो कि इस वक्त अपनी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हाई लेवल पर हैं, ज्यादा मिस्टिक पावर होने की वजह से उन्हें जवान होना चाहिए था, लेकिन मेरी परेशानी की वजह से उनके बाल सफेद हो चुके हैं। ग्रैंडपा ने मुझे छोड़ा नहीं, हालांकि मेरी मेडियंस ब्लॉक थी। मैं फैमिली के लिए सिर्फ एक कचरा था और उनका रियल बेटा भी नहीं था, लेकिन ग्रैंडपा ने मुझे अपने पोते की तरह पाला पोसा। उची कहता है जाओ फैमिली का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, और वो जल्दी से ग्रैंडपा के सामने अपने घुटने टेक देता है और वहीं पर अपना माथा रगड़ते हुए कहता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हें सबका ब्लेम अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाने के लिए सब कुछ किया था, इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं मेरा बेटा तुम्हें बचाने में कामयाब रहा, जिस तरह उन्होंने मेरे बेटे को टॉर्चर करके उसकी जान ली। तुम्हारे फादर के बारे में जानना चाहते थे, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी वहीं पर कहीं पर जिंदा हैं, बस उन्हें जाकर कहीं पर ढूंढना होगा। जाओची इस बात से और भी हैरान होता और कहता है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि मेरे बायोलॉजिकल फादर और मदर अभी तक जिंदा हूँ? ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक जिंदा हो। मेरे बेटे ने मरने से पहले मुझे बताया था कि वो असैसिन तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे क्यों लगे हुए हैं। फादर जाओची को बताते हैं कि वो तुम्हारे पेरेंट्स के पीछे इसलिए लगे हुए थे कि उनके पास एक डिवाइन ट्रेजर था, जिसको डिवाइन ट्रेजर ऑफ जॉन्टियान कहते हैं। जाओची ये नाम सुन के काफी हैरान होता है। जाओची कहता है मैंने 2 जिंदगियां जी है, लेकिन मैंने अपनी दोनों जिंदगियों में कभी भी जॉन्टियान के डिवाइन ट्रेजर के बारे में नहीं सुना। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं मुझे भी इस डिवाइन ट्रेजर के बारे में नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन ट्रेजर है जो फॉरबिडन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया कि तुम्हें इस बारे में पता है तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। जाओची ग्रैंडपा से कहता है मैं जॉन्टियान के डिवाइन ट्रेजर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ग्रैंडपा जाओची से कहते हैं अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर फैमिली वालों को इस बारे में पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। आंटी आगे बढ़ती है और जाओची से कहती है जाओची तो क्या वाकई में तुम मुझे फिर से छोड़कर जाने वाले हो? उसे कहता है मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं 3 साल के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ पर वापस आऊंगा तुम्हें यहाँ से आजाद करवाने के लिए। अब मैं वापस आऊंगा तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि जाओ सेक्टर वाले मेरे सामने अपने घुटने टेक देंगे और मुझसे कहेंगे कि हम लोग तुम्हें छोड़ने को तैयार हैं। इसके बाद वो सभी लोग खुद तुम्हें यहाँ से आजाद करेंगे। अंडी उसे कहती है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ से भी आजाद नहीं होना चाहती, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो, तुम जहाँ भी रहो ठीक रहो। जाओची उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैं अपना ध्यान तो रखूंगा। वो उसके कान में कहता है लेकिन मुझे अपना वादा भी तो पूरा करना है, क्या तुम उस वादे को भूल गई हो? उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर साथ ही उसे याद आता है जाओची ने अपनी शादी की पहली रात के नीचे बैठकर उसे कहा था कि अगर तुम मेरी आंटी नहीं होती तो फिर मैं तुमसे शादी कर लेता। तो आंटी इस बात को सोचने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। अब जबकि ये दोनों भतीजा और आंटी नहीं है तो फिर इन दोनों की शादी हो सकती है, तो बस हमें इन दोनों की शादी का इंतजार करना है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन जिया मैनर का दिखाया जाता है, यानी किंगजू के फैमिली का। किंगजू अपनी फैमिली अपने छोटे भाई और अपने फादर से मिलने के लिए आती है। उसकी मास्टर से कहती है तो क्या तुमने अपनी फैमिली को गुड बाय बोल दिया? किंगजू अपनी मास्टर से कहती है हाँ मैंने अपने छोटे भाई और अपने फादर को गुड बाय बोल दिया है, अब हम लोग जा सकते हैं। तो मास्टर किंगजू से कहती है कल हम दोनों यहाँ से मिस्टिक वॉइड फ्लाइट टेक्निक को यूज करते हुए चले जाएंगे। मैं तुम्हें ये वाली टेक्निक सिखाऊंगी, इस टेक्निक की मदद से हम दोनों उड़ते हुए यहाँ से जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरी की पावर के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। मैं अपनी मिस्टिक पावर्स को तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करती हूँ। अपनी मिस्टिक पावर्स को उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करती है। वो उसे कहती है अपने मन को शांत करो, इस सांस को रोक लो और साथ ही अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज करो। मास्टर जैसे ही अपनी मिस्टिक पावर्स को किंगजू की बॉडी में ट्रांसफर कर रही होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? जो उसे कहती है मास्टर क्या हुआ, आप इतनी हैरान क्यों हैं? उसे कहती है मुझे ये बताओ मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं थी, तुमने अपनी बॉडी के साथ कुछ टैंपरिंग तो नहीं की? किंगजू भी अपनी मास्टर की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। मास्टर उसे कहती है मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि एक इंसान की बॉडी के अंदर टोटल 54 मिस्टिक मेरिडियंस होती हैं। एक इंसान की बॉडी के अंदर वो जितने ज्यादा मेरिडियन पॉइंट्स को अनलॉक कर सकता है उसकी मिस्टिक पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती हैं, उसके पास लेवल अप करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। जितनी ज्यादा तुम्हारे पास मेरिडियन पॉइंट्स अनलॉक होंगी उतनी ज्यादा तुम्हारी पोटेंशियल होगी। एक इंसान जिसको हम जीनियस मानेंगे उसके पास टोटल 15 मेरिडियन पॉइंट्स अनलॉक्ड होती है, उसे हम जीनियस कहते हैं। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है मास्टर मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है, आपने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की थी, आपने कहा था कि मेरे
अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मेरी बॉडी के अंदर टोटल 21 मिस्टिक पॉइंट्स हैं जो कि अनलॉक हो चुके हैं। इसी वजह से मेरी पोटेंशियल बाकी नॉर्मल लोगों से ज्यादा है। लेकिन अब आप यहाँ पर इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? मास्टर से कहती है मैंने कहा था कि तुम्हारी बॉडी में 21 पॉइंट मेरिडियंस हैं जो कि अनलॉक हैं, लेकिन अब वो चेंज हो चुकी है। किंगशू अपनी मास्टर से कहती है तो मास्टर अब मेरी बॉडी में कितनी ज्यादा मेरिडियंस हैं जो अनलॉक्ड हैं? मास्टर खुश होकर उसे कहती है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो मिस्टिक मेरिडियंस हैं वो अब ग्रो होकर ह्यूमनली मिस्टिक मेरिडियंस तक पहुंच चुकी हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर टोटल 54 मेरिडियंस पॉइंट्स हैं, वो सारी की सारी अनलॉक हो चुकी हैं। किंगशू हैरान होकर मास्टर से कहती है लेकिन मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि जिसकी बॉडी के अंदर टोटल 54 मेरिडियन पॉइंट्स अनलॉक हो जाती है वो एक गॉड बन सकता है, यानी कि वो गॉड लेवल तक पहुंच सकता है। मास्टर से कहती है हाँ मैंने तुम्हें ऐसा कहा था और जो बात अभी भी सच है। ये बताओ कि जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब तुमने अपनी बॉडी के साथ क्या किया है जिसकी वजह से ये सारी मेरिडियंस अनलॉक हो चुकी हैं। इस वक्त किंगशू को याद आता है कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ एक्यूपंक्चर की एक टेक्निक अप्लाई की थी और उसे कहा था कि तुम्हारी एनर्जी को बढ़ा दूंगा। नहीं वाकई में उसकी एक्यूपंक्चर टेक्निक काम तो नहीं कर गई, लेकिन वो अपने हस्बैंड के बारे में मास्टर को तो नहीं बता सकती। मास्टर किंगशू से कहती है किंगशू तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है कि तुम्हें कुछ इस बारे में पता है, मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे किया तुमने? किंगशू मास्टर से कहती है मास्टर मुझे एक गॉडली फिजिशियन मिला था, वो एक वाकई में बहुत अच्छा डॉक्टर था। उसने एक्यूपंक्चर नीडल्स की मदद से मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी फालतू की पावर थी उस सारी को निकाल दिया ताकि मेरी एनर्जी बढ़ सके, और साथ ही उसने मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को भी एक्टिवेट कर दिया होगा। लेकिन उस मास्टर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, उसने अपना नाम भी नहीं बताया, मेरा इलाज किया और वो चला गया। किंगशू सोच रही होती है ये पावर वाकई में बहुत ज्यादा महान है। अगर जाओची के बारे में इन मास्टर को पता चल गया, ये खबर बाहर फैल गई तो सभी लोग जाओची के पीछे लग जाएंगे। मास्टर से कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वाकई में वो एक गॉडली फिजिशियन था वो यहाँ पर नहीं रुकेगा। डॉक्टर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, ये किसी का इलाज करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। मास्टर से कहती है चलो ठीक है फिलहाल के लिए सो जाओ, कल हम लोग अपने फ्रोस्ट पैलेस के लिए निकलेंगे। मास्टर की वहाँ से चले जाने के बाद किंगशू अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही होती है। किंगशू कहती है जाओची तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे यहाँ पर एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट दे दिया है जिसकी मदद से मैं गॉड लेवल तक पहुँच सकती हूँ। तुम्हें लगता है कि इतने ज्यादा खास गिफ्ट के बाद मैं सारी जिंदगी तुम्हें भूल सकती हूँ, जबकि तुम्हें तुम्हारे जाओ क्लैन से निकाल दिया गया है। पता नहीं इस वक्त तुम कहाँ पारोगे और किस हाल में होगे। हमारा जाओची फिर से इनविंसिबल होने के बाद अपने जाओ क्लैन से बाहर निकलता है और कहता है ग्रैंडपा आंटी मैं जाओ क्लैन को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन जाओ सेक्टर के लोग मुझे यहाँ पर रहने नहीं दे रहे। लेकिन तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 साल में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आऊंगा और तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। जाओची कहता है तो आज के बाद जाओची मर चुका है, आज के बाद मेरा नाम युनची होगा, अब से मैं जाओची को युनची ही कहूंगा। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त एक रिमोट एरिया में एक टैवरन होता है, एक होटल जिसके अंदर हमारा क्वांगजुन बैठा होता है अपने बटलर्स के साथ, वहाँ पर खाना खाने और शराब पीने के लिए बैठा होता है। क्वांगजुन अपने बटलर से कहता है आखिर हमें वापस पहुँचने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, मेरा सेक्टर कितना ज्यादा दूर रह गया है। उसका बटलर उसे कहता है सर अभी हमें तकरीबन 1000 मील और ज्यादा सफर तय करना है, अभी तो बहुत ज्यादा दिन लगेंगे। क्वांगजुन गुस्से के साथ उनसे कहता है मैं इस होटल में नहीं रुकना चाहता, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई परिंदा भी यहाँ पर आकर पॉटी करना चाहेगा, ये एक बहुत ही गंदी जगह है। ऊपर से इन लोगों ने मुझे कितनी ज्यादा घटिया वाइन दे दी है, क्या ये इंसानों के पीने लायक भी है? तो बटलर उसे कहता है सर आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे एरिया में सिर्फ एक ही होटल है जहाँ पर वाइन मिलती है, इसके अलावा होटल ही नहीं है। यहीं पर होटल के दरवाजे के ऊपर एक बैंडिट आकर किक मारता है, तो ये बैंडिट्स की एक गैंग होती है जो कि अंदर आ जाते हैं। वो अंदर आते ही कहते हैं बहुत ज्यादा प्यास लगी है, जल्दी से जल्दी हमारे लिए अच्छी सी वाइन लेकर आओ। वहाँ पर होटल के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो उन बैंडिट्स को देखकर कहते हैं ये लोग तो सिल्वर ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप से हैं। जबकि दूसरा कहता है ये सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, जहाँ भी जाते हैं बस मुफ्त की चीजें उठा लेते हैं और जिसको चाहे उसको मार देते हैं। तीसरा उसे कहता है जरा आहिस्ता बात करो, अगर उसने सुन लिया तो वो हमें भी मार डालेगा। वो सभी लोग जाकर अपनी टेबल पर बैठते हैं, तो वहीं पर उसके बॉस का साथी उसे कहता है बॉस वहाँ पर देखो वो चिकना लड़का बैठा हुआ है, जरा उसके कपड़े तो देखो, लगता है कि वो किसी बड़ी फैमिली से है। तो उनका बॉस कहता है हाँ मुझे उसके कपड़े देखकर तो लगता है कि उसके कपड़े भी काफी ज्यादा महंगे होंगे, चलो जल्दी से जाकर उसको लूटते हैं, उसके कपड़े भी उससे छीन लेते हैं, ये तो काफी महंगे बिकेंगे। जबकि उसका बटलर भी उन सभी की तरफ ही गुस्से से घूर घूर कर देख रहा होता है। उनको भी पता होता है कि वो बैंडिट्स उसी की तरफ देखकर बात कर रहे होते हैं। वो अपने बटलर से कहता है जाओबा ये सभी कुत्ते बिल्ले यहाँ पर क्यों भौंक रहे हैं, जाओ जाकर इनको उठाकर बाहर फेंक दो, ये लोग यहाँ पर आराम से बैठकर ड्रिंक भी नहीं करने दे रहे। जाओबा उसकी बात सुनने के बाद अपनी गर्दन को चटकाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है कि वो उनको उठाकर बाहर फेंक सके। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन युनची का दिखाया जाता है। हमारा युनची इसी तरफ चलता हुआ आ रहा होता है। युनची कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है और मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है क्योंकि मेरे पास मिस्टिक पावर्स नहीं है, पता नहीं मैं कितनी देर तक इस वीक बॉडी के साथ टिक पाऊंगा। उसके पास एक टैबलेट होता है जिसके ऊपर एक नाम लिखा होता है सी कॉन्ग। युनची कहता है ग्रैंडपा ने वहाँ से निकलने से पहले मुझे ये टैबलेट दिया था जिसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है। ग्रैंडपा ने कहा था कि मुझे इस बंदे को ढूंढना होगा, ये मेरे पेरेंट्स के
बारे में मुझे गाइड कर सकता है, लेकिन इस बंदे को ढूंढने के लिए पहले मुझे न्यू मून सिटी पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि न्यू मून सिटी कहाँ पर है? साथ ही वो अपने पास से एक नेकलेस भी निकालता और कहता है, ग्रैंडपा ने कहा कि जब मेरे फादर मुझे जिसके पास छोड़कर गए थे, नेकलेस मेरे गले में था। पापा ने कहा है कि ये नेकलेस को देखकर मेरे पेरेंट्स मुझे पहचान जाएंगे कि मैं उनका बेटा हूँ। जुनची कहता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे पास पीने को कुछ भी नहीं है। अगर मुझे पीने को जल्दी से कुछ नहीं मिला तो मैं तो यहीं पर मर जाऊंगा इस सीकों को ढूंढने से पहले ही। यहीं पर चलते चलते उसे सामने वो होटल दिखाई देता है। जुनची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो एक होटल है, लगता है कि मेरी जान बच गई। और वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ उस होटल की तरफ चला जाता है। सीन में होटल के अंदर का दिखाया जाता है। ज़ाओबा आगे बढ़ता है और उन सारे बैंडिट्स को बहुत ज्यादा पीटता है और उठाकर बाहर फेंक देता है। जबकि होटल के अंदर जो बाकी कस्टमर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, इस जंग मास्टर के गार्ड्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इन्होंने सिल्वर मर्सिनरी गैंग को उठाकर बाहर फेंक दिया। ज़ाओबा वापस आता है और क्वांगजुन से कहता है, मास्टर मैंने उठाकर बाहर फेंक दिया। क्वांगजुन से कहता है, हाँ अब मुझे सुकून मिला, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है, अब कोई भी बात नहीं करेगा। वक्त दरवाजा फिर से खुलता है और हमारा जुनची अंदर आता है और उनसे कहता है, जल्दी से मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। लेकिन जैसे ही जुनची की नजर सामने की तरफ पड़ती है तो वो उन गार्ड्स और क्वांगजुन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो वहीं पर एक लंबी सांस लेता और कहता है, काफी दिनों के बाद तुम लोगों को देख रहा हूँ, कैसे हो तुम लोग? तब क्वांगजुन उसे कहता, हाँ हम लोग काफी दिनों के बाद देख रहे हैं, पूरा एक दिन गुजर चुका है, कल ही तो हमारी मुलाकात हुई थी, हमने तुम्हें वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला था और तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। ज़ाओची उसे कहता, अगर ऐसी बात है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी गुस्से में हो, तो तुम लोग यहाँ पर बैठकर एंजॉय करो। हमारा ज़ाओची जल्दी से बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। क्वांगजुन कहता है, इस लड़की की वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। पहले मैं इसकी वाइफ के साथ मजे करना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं हो सका, फिर इसकी आंटी के साथ, और वो भी नहीं हो सका। वो ज़ाओबा से कहता है, ज़ाओबा जल्दी से इसके पीछे जाओ, मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को कोई आसान मौत ना मिले। ज़ाओबा अपने मास्टर से कहता है, ठीक है मास्टर मैं समझ गया। तो जुनची बड़ी स्पीड से भागता हुआ जा रहा होता है। जुनची कहता है, ये तो मेरी फूटी किस्मत, मेरा सामना इनके साथ कहाँ से हो गया? लगता है कल मैंने इनको कुछ ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मार डालेंगे, मुझे जल्दी से भागना होगा। ताउची अपने हिमनली पॉइजनस बीड की तरफ देखता और कहता है, इसके अंदर जितना पॉइजन था वो तो मैंने पहले से यूज कर लिया है, ये सिर्फ एक स्टोरेज रिंग की तरह ही काम कर रहा है, मेरे पास सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों के अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं रखा हुआ। ताउची कहता है, लेकिन कम से कम मेरे पास कुछ जड़ी बूटियां तो हैं, मैं अपनी गॉडली फिजिशियंस के मेथड को यूज करते हुए इन जड़ी बूटियों की मदद से कोई पॉइजन वाला पाउडर बना सकता हूँ, जिस पाउडर को मैं ज़ाओबा की आंखों में फेंककर यहाँ से भाग जाऊंगा। तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत ही जल्दी मेरे तक पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर टाइम चाहिए। जैसे ज़ाओची अपने पीछे देखता है तो ज़ाओबा उसके सामने खड़ा होता है। ज़ाओची कहता है, मुझे सिर्फ 4 सांस का टाइम चाहिए, लेकिन ये मुझे इतना टाइम कहाँ से देगा? ज़ाओबा जुनची से कहता है, मुझे मेरे मास्टर ने ऑर्डर्स दिए हैं कि तुम्हें हेल में बेच कर आऊं। ज़ाओची उसका टाइम वेस्ट करने के लिए उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे थोड़ा टाइम चाहिए पाउडर बनाने के लिए। वो उससे कहता है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज मुझे यहाँ पर मत मारो। तो ज़ाओबा जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और हमारे ज़ाओची से कहता है, हालांकि मेरे मास्टर ने कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर करके मारूं, लेकिन मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार डालूंगा। ज़ाओची चिल्लाकर उसे कहता है, अरे रुको, ऐसा मत करो, मुझे तुम टॉर्चर करो, मुझे टॉर्चर होना बहुत ज्यादा पसंद है, पहले मुझे टॉर्चर करो और उसके बाद मुझे मारना। क्योंकि ज़ाओची के पाउडर को बनने में भी काफी टाइम होता है। ज़ाओबा उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है, नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर नहीं करूंगा, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ज़ाओबा की तलवार जैसी हमारे ज़ाओची के करीब पहुंच जाती है, उसी वक्त उसके हाथ के अंदर जो हीवनली पॉइजनस बीड होता है उसके अंदर से रोशनी निकलती है और उसी के साथ में ब्लड दिखाया जाता है। तो हीवनली पॉइजनस बीड के अंदर से वो लड़की बाहर निकलती है। ये वही छोटी लड़की है जो कि पिछली 5वीं एपिसोड में इसके हीवनली पॉइजनस बीड के अंदर चली गई थी। ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लड़की बाहर निकलते ही ज़ाओबा के एक पूरे बाजू को ही उखाड़ देती है। ज़ाओबा इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटी सी लड़की मेरा बाजू कैसे काट सकती है? ज़ाओबा सामने की तरफ देखता है तो मोली के हाथ में उसका कटा हुआ बाजू होता है। तो इस लड़की का नाम मोली है, जो कि ये बाद में बताएगी। तो हमारी मोली ज़ाओबा के कटे हुए बाजू को उसके सामने फेंक देती है। ज़ाओची भी डर के मारे पीछे गिर जाता है। ज़ाओची कहता है, ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे याद है ये वही छोटी लड़की है जो कि मेरे पॉइजनस बीड के अंदर चली गई थी, ये लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ज़ाओबा काफी ज्यादा घबराया हुआ भी होता है और साथ में काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक छोटी सी लड़की के हाथों अपना बाजू कैसे कटवा सकता हूँ? मौली जैसी यहाँ पर जो बात सुनती है कि ज़ाओबा से एक छोटी लड़की कह रहा है, वो वहीं पर अपना मुंह खोलती है और एक जबरदस्त चीख मारती है और कहती है, तुम मुझे यहाँ पर परेशान कर रहे हो। जैसे ही वो चीख मारती है तो उसके मुंह के अंदर से जो तरंगे निकलती हैं वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं, ज़ाओबा की ऊपर वाली बॉडी के ऊपर कट्स लगना स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर ज़ाओबा की पूरी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में कट जाती है, यानी कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। हमारा जुनची ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सामने की तरफ देखता और कहता है, क्या वाकई में ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल है? इसने ज़ाओबा जैसे पावरफुल एक्सपर्ट के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए।
लगता है कि मैंने उस दिन वाकई में एक रियल ट्रेजर को उठा लिया है, ये तो वाकई में एक ट्रेजर है। साथ ही जाओची बहुत ज्यादा घबरा जाता और कहता है तब ये मेरे ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर गई थी तब इसकी बॉडी के ऊपर कपड़े नहीं थे, तो उस वक्त मैंने भी इसके बारे में कुछ गलत सोचा था, अगर इसको ये बात पता हुई तो ये तो मुझे भी मार डालेगी। जाओची वहीं से खिसकने की कोशिश करता है, वो पीछे की तरफ भाग रहा होता है। जाओची कहता है ये लड़की बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, जब ये दूसरी तरफ देख रही है। लेकिन उसी वक्त मोली अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। मोली चिल्लाते हुए वहीं पर नीचे गिर जाती है और कहती है ये गॉड स्लेइंग पॉइजन, ये बहुत ज्यादा बुरा है और मेरी बॉडी के अंदर जाने के बाद इसने मेरी पावर्स को कंज्यूम किया है। अब मेरे पास बहुत ही कम पावर्स रह गई हैं। इतनी कम पावर्स के साथ जब भी मैं अपनी मिस्टिक पावर्स को रिलीज करती हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन फिर से फैल जाता है। जाओची ये सब कुछ देखने के बाद वापस मुड़ आता है और मोली के पास आकर उसे कहता है छोटी लड़की क्या तुम ठीक हो? मोली भी उठकर खड़ी हो जाती है और जाओची से कहती है मुझे लगा कि तुम यहाँ से भागने वाली हो, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया? जाओची उसे कहता है नहीं, मैं तो नहीं भाग रहा था, मैं तो बस पीछे की सीनरी को देख रहा था कि कितनी खूबसूरत सीनरी है। जाओची उसे कहता है तुम्हारी हालत को देखकर तो लगता है कि तुम्हें बहुत ही पावरफुल पॉइजन दिया गया है और तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है। मोली चिल्लाकर उसे कहती है मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उस सब का तुमसे क्या ताल्लुक है? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड तुम्हारे जैसे कचरा इंसान को अपना मास्टर चुनेगा। इस डिवाइन ट्रेजर की अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो वक्त गुजरने के साथ साथ खत्म तो नहीं होगी, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे जैसे बेकार इंसान को अपना मास्टर चूज कर लिया। जाओची उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है तो क्या वाकई में ये एक डिवाइन ट्रेजर है? ये ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड ये एक डिवाइन ट्रेजर है तो ये अपना मास्टर चुन सकता है, तो क्या इसने मुझे अपना मास्टर चुना है? अगर ये एक डिवाइन ट्रेजर है तो इस जैसे और भी डिवाइन ट्रेजर्स हो सकते हैं। इसी के जैसा डिवाइन ट्रेजर जांटियान का डिवाइन ट्रेजर भी हो सकता है, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स के पीछे असैसिन्स लगे हुए हैं। यहीं से नेक्स्ट सीन क्वांगजुन का भी दिखाया जाता है। क्वांगजुन अपनी सारी डिशेस खा लेता और कहता है कि यहाँ पर जितनी भी डिशेस थी वो सारी खा ली और सारी वाइन को भी पी लिया, लेकिन जाओबा अभी तक वापस क्यों नहीं आया? उसे इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? वो भी सिर्फ एक कचरे को मारने में। लगता है कि वो उसका पीछा करते करते रास्ता भटक गया होगा। वो अपने दूसरे बटलर से कहता है जाओजियो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जाकर उसे ढूंढ कर लाओ। जाओजियो से कहता है ठीक है मास्टर, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन में मोली डिवाइन ट्रेजर्स के बारे में बता रही होती है, जाओची को डिवाइन ट्रेजर के बारे में बताती है। वो उसे कहती है तुम्हारे पास जो ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड है ये 7 डिवाइन ट्रेजर्स में से 5वें नंबर पर आता है। टोटल 7 डिवाइन ट्रेजर्स हैं। इसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फिनिट स्पेस है। इसके अलावा इसकी एक और स्पेशल ह्यूबी ये है कि ये किसी के भी किसी तरह के पॉइजन को भी हील कर सकता है। इसके अलावा इसी को यूज करते हुए तुम बहुत सारी जड़ी बूटियों की मदद से बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी पॉइजनस मेडिसिन बना सकते हो। आज से 3300 साल पहले ये वाला डिवाइन ट्रेजर इस अर्थ के ऊपर अपीयर हुआ था। जब ये ट्रेजर अपीयर हुआ उस वक्त वहाँ पर क्योस मच गई। सभी लोग इस ट्रेजर को पाने के लिए आपस में फाइट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग इस ट्रेजर को पाने के लिए मारे गए। फाइट के दौरान जब बहुत सारे लोग मारे गए तब से अचानक ये डिवाइन ट्रेजर वहाँ से गायब हो गया और किसी को भी दिखाई नहीं दिया। 3300 साल के बाद मैं आज दोबारा इस डिवाइन ट्रेजर को देख रही हूँ। अभी तुम्हारे जैसे कचरे की बॉडी के साथ बाइंड हो चुका है। जाओची उसे कहता है मुझे लगता है कि ये ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड ये एक फीमेल होगा। मेरे जैसे हैंडसम लड़के को देखकर ये रेजिस्ट नहीं कर पाया और ये मेरी बॉडी के अंदर चला गया। मोली जल्दी से आगे बढ़ती है और जाओची को उसके गले से पकड़ लेती है और उसे कहती है प्रिंसेस के पास इतना वक्त नहीं है कि वो तुम्हारे साथ चिट-चैट कर सके। मैं यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ। हमारा पहला ऑप्शन ये है कि या तो ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड को मुझे दे दो या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे हाथों से मारे जाओ। जाओची उसे कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? अगर तुम मुझे मार सकती होती तो तुमने मुझे कब का मार दिया होता। तुम मुझे मारना नहीं चाहती क्योंकि अगर तुम मुझे मारोगी तो तुम भी मारी जाओगी। कि अगर तुम मुझे मारना चाहती तो तुम यहाँ पर बाहर निकलकर मेरी हेल्प नहीं करती। मोली उसे कहती है यहाँ पर तुम कहना क्या चाहते हो? जाओची उसे कहता है सीधी और साफ बात तो ये है कि तुम मुझे यहाँ पर ना तो मार सकती हो और ना ही मरने दे सकती हो, क्योंकि अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगी। जाओची उसे कहता है मुझे ये बात तो पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई गॉड स्लेइंग पॉइजन है जिसकी वजह से उस पॉइजन से निपटने के लिए इस ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड की जरूरत है और तुम मेरी बॉडी के अंदर चली गई थी ताकि तुम उस पॉइजन को सप्रेस कर सको। क्योंकि ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड ने मुझे अपना मास्टर माना है, वजह से तुम्हें मेरा ब्लड पीना पड़ा। जब तुमने मेरा ब्लड पिया तो तुम आसानी से मेरी बॉडी के अंदर आ जा सकती हो। ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड तुम्हें मेरी बॉडी का एक हिस्सा समझता है, इसी वजह से तुम मेरी बॉडी के अंदर बाहर आ जा सकती हो। ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड साथ साथ तुम्हारे पॉइजन को भी क्योर करता है। ये ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना मास्टर समझता है और तुम चाहकर भी इसकी मास्टर नहीं बन सकती। अगर मैं यहाँ पर मरूंगा ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड मेरी बॉडी के साथ ही खत्म हो जाएगा, इससे तुम भी मरोगी। लेकिन अगर सिर्फ तुम मरती हो तो इससे मेरी बॉडी के ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जाओची उसे कहता है तो अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर से ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड को निकाल कर भी तुम्हें दे देता हूँ तब भी तुम मरोगी, कि ये ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड तुम्हें कभी भी अपना मास्टर नहीं मानेगा। मोली उसकी बात सुनने के बाद उसकी गर्दन को छोड़ देती है और कहती है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतनी इंटेलिजेंस है, तुम तो काफी समझदार हो। जाओची उसे कहता है छोटी लड़की क्योंकि जाओबा को यहाँ पर मार दिया है, क्वांगजुन बहुत ही जल्दी किसी दूसरे बंदे को यहाँ पर
जाओबा को ढूंढने के लिए भेजेगा। जब वो दूसरा बंदा यहाँ पर आएगा तो क्या तुम उसे हैंडल कर सकती हो या नहीं? मॉली उसे कहती है उन सब का मुझसे क्या ताल्लुक, वो तो यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। जाओची उसे कहता है जरा याद करो, तुम मेरे हीवनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर रहती हो और मैंने अभी तक तुमसे हीवनली पॉइजनस ब्रीड के अंदर रहने का किराया भी नहीं वसूला, जबकि वो लोग मेरे दुश्मन है और मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पीट सकती है, तो तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी, इसे अपना रेंट ही समझ लो। जाओची उसे कहता है तो तुम मुझे यहाँ पर जवाब नहीं दोगी तो मैं इसको हाँ ही समझूंगा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? वो उसे अपना नाम बताती है। वो उसे कहती है मेरा नाम मोली है। उसे कहता है तो मोली का मतलब होता है जैस्मीन फ्लावर, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा प्योर और खूबसूरत फ्लावर हो, हमारा नेम तो वाकई में तुम्हारी शक्ल सूरत के साथ फिट है। मोली उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डेलिकेट और प्योर फ्लावर हूँ, बिल्कुल एक खूबसूरत जैस्मीन फ्लावर की तरह। दाऊची उसे कहता है तो क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा? मोली उसे कहती है हाँ तुमने बहुत ज्यादा गलत कहा, चलो जरा खुद ही इसको इमेजिन करके देखो। साथ ही मोली उसे कहती है मेरी आंखों में देखो, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है जाओची के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा डार्कनेस हो जाती है। जाओची कहता है ये तो बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट है। जाओची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा छोटी है लेकिन इसके पास से इतना ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा कैसे निकल सकता है, इसने कितने सारे लोगों की जान ली होगी तब जाके इसके पास इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट आया है। मोली जाओची से कहती है तो अब तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है, क्या तुम्हें अभी मैं एक जैस्मिन फ्लावर की तरह लगती हूँ जो कि बहुत ज्यादा प्योर और डेलिकेट है? जाओची से कहता है नहीं, अब तो तुम मुझे बिल्कुल भी प्योर और डेलिकेट नहीं लगती, मुझे तुम एक जैस्मिन फ्लावर लगती हो जिसके ऊपर सिर्फ ब्लड लगा हुआ है और वो ब्लड से रेड हो चुका है। क्वांगजुन अपने दूसरे गार्ड जिसका नाम जाओची होता है वो उसे भेजता है जाओ जाकर जाओबा को ढूंढ कर लाओ। मोली और जाओची दोनों बाहर ही खड़े होते हैं कि उसी वक्त जाओची वहां पर पहुंच जाता है। जाओची जैसे वहां पर पीछे आकर खड़ा होता है, जाओची पीछे की तरफ देखता है और कहता है कौन है वहां पर? जाओची मोली को देखकर शर्माना शुरू कर देता है, लेकिन जाओची उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और मोली से कहता है मोली तो क्वांगजुन का आदमी है, उसने अपने दूसरे गार्ड को यहाँ पर बदला लेने के लिए भेज दिया है, चलो जल्दी से इसका कुछ करो इससे पहले कि वो अपने तीसरे गार्ड को यहाँ पर भेज दे, वो वाला बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन साथ ही जाओची कहता है लेकिन इसके साथ मसला क्या है, ये यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा और साथ इसको देखो तो सही इसका रिएक्शन कैसा है। जाओची साथ साथ लाट टपका रहा होता है और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है? क्वांगजुन ने इस खूबसूरत लड़की को देख लिया तो वो इसको गंदा कर देगा, उससे पहले मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। जाओची लाट टपकाते हुए आगे बढ़ता और कहता है मैं अपने यंग मास्टर को ये लड़की गंदी नहीं करने दूंगा, ये तो मेरी है, मैं इसके साथ मजे करूंगा। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है जबकि जाओची उसी वक्त रिस्पेक्ट देते हुए कहता है इस बेचारे का तो काम तमाम हो चुका है क्योंकि इसने यहाँ पर मोली के सामने जो बातें ऊंची आवाज में कह दी, इसे तो पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। मोली भी अपने हाथ को सामने की तरफ करती है, वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, ऐसी वो अपनी मिस्टिक पावर्स को रिलीज करती है। जाओची जो के सामने खड़ा होता है उसके चेहरे के ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ना सिर्फ उसके चेहरे के ऊपर बल्कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं और इन क्रैक्स के साथ ही उसकी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाती है। मोली ने यहाँ पर दूसरे पावरफुल गार्ड को भी मार दिया है, लेकिन दूसरे वाले गार्ड को मारने के बाद मोली फिर से वहीं पर नीचे बैठ जाती है क्योंकि जब जब वो अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज करती है उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैलता जाता है। जाओची आगे बढ़ता है और उसे कहता है लगता है कि ये पॉइजन तुम्हारी सोल तक पहुंच चुका है, अगर तुम दोबारा यहाँ पर मिस्टिक पावर्स यूज करोगी तो तुम मर भी सकती हो। मोली उसे कहती है तो इस बात से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मेरे मरने से तुम थोड़ी मरने वाले हो। जाओची जल्दी से अपने हाथ को उसकी कमर पे लगाते हुए अपने हीवनली पॉइजनस बीड को यूज करते हुए उसको हील करना स्टार्ट करता है और कहता है अगर तुम्हें मेरे हीवनली पॉइजनस बीड को यूज करना है तो तुम डायरेक्टली मुझे ये बात क्यों नहीं कहती, तुम इतनी ज्यादा खड़ूस क्यों हो? मोली से कहती है मेरे जैसी प्रिंसेस तुम्हारे जैसे कचरे से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगेगी। जाओची उसकी बात सुनने के बाद कहता अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर आराम से मरना। जैसी हमारा लिनबैंग पीछे की तरफ मुड़ता है मोली जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर से उसकी उंगली के ऊपर बाइट करती है और उसका ब्लड पीना शुरू कर देती है। जाओची उसे कहता है ये क्या कर रही हो, जरा आराम से, तुम मेरा सारे का सारा ब्लड ना निचोड़ लेना। तो नेक्स्ट सीन हमें 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद मोली फिर से बिल्कुल ठीक हो जाती है कि हमारे जाओची की तरफ दिखाते हैं। जाओची ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, उसने उसका काफी सारा ब्लड पी लिया होता है। जाओची उसे कहता है कहीं तुम्हारा ज़ोडिएक साइन डॉग तो नहीं है, तुम्हें बाइट करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। मोली जाओची से कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम बहुत बड़े कचरे हो, बेकार इंसान हो, तुम्हारे पास मिस्टिक पावर्स ही नहीं है तो तुम अपने आप को बचा सको, तुम्हें बचाने के लिए मुझे बार बार अपनी हालत खराब करना पड़ रही है। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझे कचरा कह रही हो, तुम कहती हो कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, अगर मैं इतना ही बेकार हूँ फिर मैंने 2 बार तुम्हारी जान कैसे बचाई, तो मैं यहाँ पर नहीं होता तो अब तक तुम मर चुकी होती। फिर साथ ही वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। उसके बाद जाओची उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं अपनी मिस्टिक मेरिडियंस को दोबारा से रिपेयर कर सकूं, ताकि तुम्हें दोबारा से मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में ना डालना पड़े। मोली उसे कहती है तुम्हारी मेरिडियंस तुम्हारे बचपन से ही ब्लॉक कर दी गई है या फिर तोड़ दी गई है, तो तुम उनको रिपेयर कर भी लेती हो तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी तुम एक कचरे ही रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास इतनी मिस्टिक पावर्स नहीं है और ना ही वो किसी काम की है। जाओची उसे कहता है
तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? क्या तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो? तो क्या तुम मेरी गार्डियन बनोगी? मोली उसे कहती है नहीं, मैं ऐसा भी नहीं करने वाली। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि ये प्रिंसेस तुम्हें मेरिडियंस का एक नया सेट देने वाली है। हमारी बॉडी के अंदर जो टूटी फूटी मेरिडियंस है मैं उनको चेंज कर दूंगी ऐसी मेरिडियंस के साथ जिन मेरिडियंस की मदद से तुम गॉड लेवल तक पहुंच सकते हो। साउची उसकी बात सुन के बहुत हैरान होता है और लोली से कहता है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या मेरे पास ऐसी मिस्टिक मेरिडियंस आ सकती हैं जिनसे मैं गॉड लेवल तक पहुंच सकता हूँ? मोली उसे कहती है मेरे जैसी प्रिंसेस को तुम्हारे जैसे कचरे के साथ मजाक करने का कोई भी शौक नहीं है। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मेरिडियंस को चेंज कर सकती हूँ, मैं तुम्हें नई मेरिडियंस दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें 3 चीजों का वादा करना होगा। तुम्हें मेरे लिए 3 काम करने पड़ेंगे। साउची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इस लड़की के पास मुझसे झूठ बोलने की कोई भी वजह नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके पास अपनी इतनी ज्यादा पावर्स हैं। ऐसी पावर्स मैंने पहले कभी किसी के पास नहीं देखी और ऊपर से इसे जिस पॉइजन के साथ पॉइजन दिया गया है वो भी बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है। मैंने ऐसा पॉइजन पहले कभी नहीं देखा। अगर इसने मुझे नई मेरिडियंस देने की बात की है तो ऐसा हो सकता है। साउची उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी तीनों कंडीशंस को पूरा करूंगा। चलो मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारी तीनों कंडीशंस कौन सी हैं। मोली उसे कहती है तो मेरी पहली कंडीशन ये है कि तुम्हें मेरे लिए 3 चीजों को ढूंढना होगा। उसे यहाँ पर 3 चीजों के बारे में बताती है। वो उसे कहती है तुम्हें सबसे पहले नेदरवर्ल्ड की उडम्बरा फ्लावर को ढूंढना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर मुझे 3 कोर्स चाहिए जो कि ऐसे मिस्टिकल बीस्ट की होनी चाहिए जो कि अपनी टायरानिकल लेवल पर होने चाहिए, और इसके अलावा मुझे पर्पल डिवाइन क्रिस्टल चाहिए, वो भी 35 किलो। साउची उसकी बात सुनते ही बहुत हैरान हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुमने मुझे पागल समझा है या फिर तुम जहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए 3 कोर्स लेकर आऊं जो कि मिस्टिकल बीस्ट की होनी चाहिए जो अपनी टायरानिकल स्टेज पर हो? तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जो कि टायरानिकल मिस्टिक बीस्ट को मारकर उसकी बॉडी के अंदर से कोर्स लाने के लिए राजी हो जाएगा? और ऊपर से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए 1 नहीं बल्कि 3 ऐसे कोर्स लेकर आऊं। दूसरे नंबर पर तुम्हें डिवाइन पर्पल क्रिस्टल के 35 किलो चाहिए। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या मांग रही हो? हमारे पूरे के पूरे कंट्री में 35 किलोस नहीं होंगे। मैं इतना ज्यादा डिवाइन क्रिस्टल कहाँ से लेकर आऊंगा? नेदरवर्ल्ड के उंडब्रा फ्लावर के बारे में कहा जाता है कि वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल जिन एंड जिंग इवल थिंग है। तुम चाहती हो कि मैं वो चीज तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊं। वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर मैं उसके करीब भी जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। उसके इर्द गिर्द की जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। वो हवा भी मेरे जैसे इंसान को मारने के लिए काफी है। प्रिंसेस साउची से कहती है ये सारा मेरा मसला नहीं है, ये सारी चीजें तुम्हें मुझे ढूंढ कर देनी पड़ेगी। ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन है, अभी 2 कंडीशंस बाकी है। तो क्या तुम इस डील को लेने के लिए तैयार हो या नहीं? साउची से कहता है हाँ मैं इस डील को लेने को तैयार हूँ। अपनी बाकी की सारी जिंदगी कचरे की तरह नहीं गुजारना चाहता, मुझे नई मेरिडियंस चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। मोली उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड कंडीशन के बारे में बताती हूँ। मोली उसे कहती है तुम्हें तुम्हारी नई मेरिडियंस मिलने के बाद 30 साल की उम्र में सॉवरियन लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। साउची उसे कहता है तुम चाहती हो कि मैं सॉवरियन मिस्टिक राम तक पहुंचूं जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिस्टिक राम है। सॉवरियन मिस्टिक लेवल तक पहुंचने के बाद हम लोग गॉड लेवल तक पहुंच सकते हैं। साउची उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी इस कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों? तो मोली साउची से कहती है किसी का लाइफ स्पैन उसके मिस्टिक कल्टीवेशन के साथ जुड़ा होता है। जितनी ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन हाई होगी उतना ज्यादा तुम्हारा लाइफ स्पैन हाई होता जाएगा। तुम्हारा लाइफ स्पैन जो होता है वही तुम्हारी लाइफ फोर्स होती है। इस वक्त मैं अपनी बहुत ज्यादा कम लाइफ फोर्स को यूज कर पा रही हूँ क्योंकि ये मेरी आधी लाइफ फोर्स है। मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स की जरूरत है ताकि मैं अपने लिए एक नई बॉडी क्रिएट कर सकूं। मुझे अपने लिए एक नई बॉडी चाहिए। अब क्योंकि मेरी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है, जब तक तुम अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ाओगे तब तक मेरी लाइफ फोर्स भी नहीं बढ़ पाएगी। साउची उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है हमारी दुनिया में मिस्टिक कल्टीवेशन लेवल्स में सोवरियन लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल है जो कोई अचीव कर सकता है, क्योंकि उसके बाद तो गॉड लेवल आता है। ये जहाँ पर सोवरियन लेवल तक पहुंचना चाहती है ताकि ये अपने लिए एक नई बॉडी क्रिएट कर सके। इसका मतलब यह है कि ये सोवरियन लेवल से भी ज्यादा पावरफुल है। साउची कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक छोटी सी बच्ची है, इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई कैसे हो सकती है? हो सकता है कि इसने मेरे सामने बात को एक्सप्लेन करने में बात को घुमा फिरा दिया हो, इसलिए मुझे समझ ना आ रही हो। मोली साउची से कहती है क्या तुम सिर्फ इतनी सी टास्क को सुनने के बाद घबरा गए हो? अभी मेरी फाइनल कंडीशन बाकी है। चलो मैं तुम्हें अपनी फाइनल कंडीशन के बारे में बताती हूँ। वो उसे इशारा करती है और कहती है चलो जल्दी से मेरे सामने झुको। मेरे सामने अपना सर झुकाना होगा और तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना होगा। तो यही मेरी तीसरी और आखिरी कंडीशन है। साउची उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मोली उसे कहती है क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगते हैं जैसे कि तुम मेरी तीसरी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। साउची उसे कहता है क्या मैं तुम्हारी उम्र जान सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी एज क्या है? मोली उसे कहती है मेरी एज 13 है। साउची उसे घूर घूर कर देख रहा होता है क्योंकि साउची की उम्र 16 है, वो उससे बड़ा है। तो साउची किसी छोटी के सामने अपना सर नहीं झुकाने वाला। वो चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझसे 3 साल छोटी हो और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लूं। मोली उसे कहती है तो क्या तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ ही रूल करती है? पर से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी मास्टर बन सकती हूँ, इसलिए जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको। साउची उसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मास्टर मान सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी
तुम्हारे सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि मैं किसी छोटी के सामने अपना सर नहीं झुकाने वाला। मोली उसे कहती है, लेकिन इसकी वजह क्या है, तुम मेरे सामने क्यों अपना सर नहीं झुकाओगे? जाओची चिल्लाकर उसे कहता है, मैं सिर्फ 3 लोगों के सामने अपना सर झुकाऊंगा, अपने बड़ों के सामने, उन लोगों के सामने जिन्होंने मेरी जान बचाई हो, और तीसरा सिर्फ अपनी वाइफ के सामने। लेकिन तुम्हारे जैसी छोटी लड़की के सामने मेरी प्राइड मुझे सर नहीं झुकाने देगी, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा, मेरी भी कोई इज्जत है। मोली आगे से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, अच्छा तो तुम्हें जहाँ पर अपनी इज्जत की परवाह है। वो आगे बढ़ती है और उसके कंधे के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसे नीचे की तरफ झुका देती है और जाओची से कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम किसी छोटे के सामने सर नहीं झुकाओगे? यहाँ पर स्ट्रेंथ के सामने अपना सर झुका रही हो। जाओची ग्राउंड के ऊपर अपना घुटना टेक देता है, जबकि मोली अपने हाथ के साथ उसको ऊपर से प्रेशर डाल रही होती है। जाओची कहता है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं भी यहाँ पर नीचे नहीं झुकने वाला। मोली जाओची से कहती है, चलो जल्दी से मेरे सामने अपना माथा रगड़ो, उसके बाद मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना डिसाइबल बना लूंगी। मेरे सामने सर झुकाने से ना सिर्फ मैं यहाँ पर तुम्हें नई मेरिडियंस का सेट दूंगी, इसके अलावा मैं तुम्हें काफी सारी मिस्टिक कल्टीवेशन टेक्निक्स भी सिखाऊंगी। वो सारी की सारी मिस्टिक कल्टीवेशन टेक्निक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी। तो हमारा जाओची अभी भी उसके सामने अड़ा हुआ होता है। वो उसे कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाऊंगा और ना ही अपना माथा रगड़ूंगा। अरे जैसी छोटी लड़की के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे मुझे अपनी सारी की सारी जिंदगी कचरा ही रहना पड़े, मैं अपनी मेरिडियंस को ठीक नहीं करना चाहता। ये आगे से फिर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम अपने पाँव को उठाती है और उसके कंधे के ऊपर रखते हुए उसको नीचे की तरफ दबा देती है। वो जाओची को ग्राउंड के ऊपर पटक देती है और जाओची का माथा ग्राउंड के ऊपर लगता है। तो फाइनली मोली ने जाओची को अपने सामने झुका ही लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इन सारी बातों से इंप्रेस होने वाली हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी प्राइड को सामने रखते हुए 3 साल छोटी लड़की के सामने अपना सर नहीं झुकाओगे? यहाँ पर एक बच्चे की तरह बिहेव करना बंद करो, तुम बहुत ज्यादा वीक हो, इसी वजह से तुम्हें पावरफुल के सामने अपना सर झुकाना ही पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें नीचे झुकाने के दौरान मैंने तुम्हारे ऊपर पाँव मारा, अगर इसी वजह से तुम यहाँ पर मर जाती हो तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। तुम्हें अपने ऊपर ब्लेम डालना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ ही मैटर करती है, जिसके पास स्ट्रेंथ है वो वीक के ऊपर रूल करेगा। जाओची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, इसने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मेरे पास पावर नहीं है तो मुझे सभी के सामने झुकना पड़ेगा, अगर मेरे पास पावर नहीं है तो मैं अपने प्यारों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पावर हासिल करने के लिए इस छोटी लड़की के सामने भी अपना सर झुकाना पड़ेगा। मोली जाओची के कंधे के ऊपर अपना पाँव रखकर खड़ी होती है, जबकि जाओची उठकर बैठ जाता है और मोली उसे कहती है, तो मुझे बताओ तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करते हो या नहीं? इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो तुम पूछ सकते हो। जाओची उसे कहता, हाँ मेरा एक सवाल है। जाओची यहाँ पर एक बहुत ही ठरकियों वाला सवाल पूछता है। वो उसे कहता है, क्या तुमने नीचे के माले के ऊपर से बालों को काटा हुआ है, शेव किया हुआ है, या फिर तुम्हारे नीचे के माले के ऊपर बाल है ही नहीं? क्योंकि बेचारी मोली ने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं और जाओची उसके नीचे बैठा हुआ है और उसे नीचे से सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो मोली उसकी ये वाली बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाती है कि हमारा जाओची शर्माते हुए उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। जब तक मोली को समझ आती है वो भी शर्म के मारे लाल पीली हो जाती है और जल्दी से साइड पर जंप कर जाती है और उसे कहती है, कमीने कहीं के, ये तुम क्या बात कर रहे हो? और वो जल्दी से नीचे पे हाथ रखते हुए अपने कपड़ों से अपने आप को कवर कर रही होती है। जाओची हंसता हुआ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, लगता है कि तुम्हें अपना मास्टर मानने के बदले में तुमने मुझे ये प्यारा सा गिफ्ट दिया है, जो तुमने मुझे नीचे का सब कुछ दिखा दिया। मोली बेचारी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और गुस्से के साथ उसे कहती है, तुमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ भूल जाओ, अगर दोबारा तुमने इस बारे में बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। शुक्र करो कि मुझे तुम्हारे ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड की जरूरत है, इसी वजह से मैं तुम्हारी जान नहीं ली, वरना अब तक मैंने तुम्हें मार दिया होता। जाओची उसे कहता है, लगता है कि मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया, इसी वजह से मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में वहाँ पर बाल नहीं है या फिर तुमने शेव किया है? पर तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है कि तुम शेव करती हो। मोली इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, क्या वाकई में तुमने ये सब कुछ वहाँ पर देखा है? मोली गुस्से के साथ उसे कहती है, लगता है कि तुम्हें अभी मेरी बात की समझ नहीं आई, जो भी मैंने तुमसे यहाँ पर बात की है। मैंने तुम्हें कहा कि सब के बारे में भूल जाओ, लेकिन तुम फिर से बेशर्मों की तरह इसी बारे में बात कर रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हें जान से नहीं मार सकती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती। साथ ही नेक्स्ट सीन में हमें पंचेस पड़ने की आवाज आती है और उसके बाद मोली उसे कहती है, बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या आप दोबारा कभी तुम इस बारे में बात करोगे जो भी तुमने यहाँ पर देखा है या नहीं? ऊपर से मैं अपनी पावर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, ऐसा ना हो कि दोबारा से तुम इस तरह की बात करो और मैं पीटते हुए अपनी पावर्स को कंट्रोल ना कर पाऊँ, तो तुम्हें एक ही पंच में मार डालूं। जाओची बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जाओची उसे कहता है, ये सब कुछ तुमने क्यों किया? तुम्हें इतना बुरी तरह से मारने की क्या जरूरत थी? जाओची अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, चलो छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मेरी नई मेरिडियंस कब देने वाली हो? मोली उसे कहती है, चलो ठीक है, अब सब्र रखो, मैं तुम्हें देती हूँ। और वो अपनी उंगली को ऊपर की तरफ उठाती है तो उसकी उंगली के अंदर से एक ब्लड ड्रॉप बाहर की तरफ निकलता है। जाओची उसे कहता है, ये तो एक ब्लड ड्रॉप की तरह का दिखाई देता है, इसके जरिए से तुम मुझे नई मेरिडियंस देने वाली हो। नेक्स्ट सीन हमें एक माउंटेन रेंज का दिखाया जाता
जाता है जिसका नाम चीलोंग माउंटेन रेंज होता है। ये दोनों उन माउंटेन्स में चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद मोली जाओची को इस ब्लड ड्रॉप के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कहानियों के मुताबिक ये वाला ब्लड ड्रॉप हजारों लाखों साल पहले का है। उस वक्त की बात है जब गार्ड्स हुआ करते थे। यहाँ पर रियल गार्ड्स की बात कर रही हूँ, जब रियल गार्ड्स हुआ करते थे और एक एक करके वो गार्ड्स भी मरते गए। के बाद जब एक आखिरी गार्ड बचा जिसको द इवल गार्ड कहा जाता है, वो इवल गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, लेकिन एक दिन उसको भी तो मरना ही था। पता नहीं उसके मरने की वजह क्या थी, लेकिन उसने अपने मरने से पहले बॉडी से अपने एक ब्लड ड्रॉप को बाहर निकाला जिसके अंदर उसकी सारी की सारी पावर्स थी। कहा जाता है कि उस इवल गार्ड का वो ब्लड ड्रॉप अगर कोई भी अपनी बॉडी के साथ उसे इन्फ्यूज कर लेगा तो उसके पास इवल गार्ड की पावर्स आ जाएंगी, वो भी एक गार्ड बन सकता है। इससे एक महीना पहले किसी को इस बारे में पता चला कि इवल गार्ड का ये ब्लड ड्रॉप कहाँ पर है। सभी लोग उस ब्लड ड्रॉप को लेने के लिए एक महीना पहले वहाँ पर पहुंच गए। इस लोकेशन के ऊपर मैं भी इस इवल ब्लड ड्रॉप को लेने के लिए वहाँ पर गई। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वो सभी लोग आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दी और बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए और बहुत सारों को तो मैंने भी मार दिया। आखिर पर नतीजा ये निकला कि उन सभी के हाथों से इस इवल ब्लड ड्रॉप को लेकर मैं निकल आई, यानी कि जो मेरे हाथ में लग गया। जाओची उसे कहता है तो क्या इसी वजह से तुम्हें वो गॉड स्लेइंग पॉइजन दिया गया है? तुम इस ब्लड ड्रॉप को लेने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ फाइट कर रही थी। जाओची उसे कहता है लेकिन इतनी ज्यादा कीमती चीज तुम मुझे क्यों देना चाहती हो? मोली उसे कहती है मुझे लगता है कि ये इतना भी अच्छा नहीं है जितना कहानियों में इसके बारे में बताया गया है, इसी वजह से मैं इसे अपनी बॉडी के ऊपर ट्राई नहीं करना चाहती, इसी वजह से मैं तुम्हें दे रही हूँ। साथ ही वो अपनी उंगली को उसके हार्ट के अंदर स्टैब कर देती है और उस ब्लड ड्रॉप को उसके दिल के अंदर डाल देती है और उसे कहती है तो हम किसी के ऊपर ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा कि इवल गार्ड का ये ब्लड ड्रॉप किसी को पावर देता है या फिर किसी को मार डालता है। जाओची की बॉडी के अंदर जैसे वो खून का कतरा जाता है उसके हार्ट के अंदर वो उसके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। जाओची वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है। मोली उसे कहती है ये इवल गार्ड का ब्लड ड्रॉप जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी पुरानी मेरिडियंस थी ये उन सभी को कंज्यूम कर जाएगा और उन सभी को कंज्यूम करने के बाद तुम्हारी पुरानी मेरिडियंस की जगह पर नई मेरिडियंस बन जाएंगी जिनके अंदर इवल गार्ड्स की पावर होगी। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि तुम्हारी मेरिडियन के अंदर पहले जितनी भी मिस्टिक पावर्स होंगी तो सारी की सारी पावर्स को कंज्यूम कर जाएगा। इसी वजह से मैंने इसे अपने ऊपर आजमाया नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत सारी पावर्स हैं और ये उन सारी पावर्स को निकल जाएगा। जाओची वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। मोली उसे कहती है इस ब्लड ड्रॉप के तुम्हारी बॉडी के अंदर जाने की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, तुम्हें सारे के सारे दर्द को यहाँ पर बर्दाश्त करना होगा। अगर यहाँ पर तुम जितनी ज्यादा बार चीखोगे उतनी बार इसका असर कम होता जाएगा, इसी वजह से तुम्हें चीखना भी नहीं है और इस दर्द को बर्दाश्त भी करना है। जितना ज्यादा तुम अपने मुंह को बंद रखोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी पावर्स बढ़ेंगी। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज करते हुए तुम्हें दर्द से थोड़ी राहत दे सकती हूँ। जाओची उसे कहता है नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। मोली उसे कहती है मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई, क्या तुम थोड़ा ऊंचा बोलोगे? चलो जल्दी करो, अब मेरे सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगो, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगी। साथ ही हमारी मोली सोच रही होती है इसके साथ बिल्कुल अच्छा हुआ, मैंने ये जानबूझकर इसके साथ किया है ताकि इसे यहाँ पर पता चले इसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को देखकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। जाओची वहाँ पर उस सारे दर्द को बर्दाश्त करते हुए उसे कहता है नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर इतना दर्द बर्दाश्त करके स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो फिर ठीक है, मैं इतना दर्द बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। साथ ही जाओची अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ के अंदर मिस्टिक पावर्स होती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर नई मिस्टिक पावर्स आ गई हैं। मोली भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे पता है कि इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन ये मुस्कुरा कैसे सकता है, ये तो सिर्फ एक मॉर्टल है। मॉर्टल की बॉडी इवल गार्ड की पावर्स को इतनी आसानी से अपनी बॉडी के अंदर कैसे समा सकती है? उस इवल गार्ड के ब्लड ड्रॉप की वजह से जाओची को नई मेरिडियंस तो मिल रही हैं। जाओची कहता है मेरे लिए इतना काफी नहीं है। वो अपनी वॉइड को ओपन करता है और उसके अंदर से अपने बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर एक्यूपंक्चर नीडल्स पड़ी होती हैं। वो उसके अंदर से एक्यूपंक्चर नीडल्स को उठा लेता है, कहता है मुझे सिर्फ यहाँ पर इवल गार्ड की मिस्टिक पावर्स नहीं चाहिए बल्कि मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा चाहिए। मोली हैरान होकर उसे कहती है तुम इन नीडल्स के साथ क्या करने वाले हो? जाओची अपनी ही नीडल्स को अपनी बॉडी के अंदर दंसाना शुरू कर देता है और कहता है इन इवल गार्ड की मेरिडियंस मेरी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर देंगी, लेकिन इससे मुझे ज्यादा कल्टीवेशन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो मैं इसी दौरान अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हुए नीडल्स को अपनी बॉडी के अंदर दंसाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मेरिडियन पॉइंट्स को अनब्लॉक कर सकता हूँ। जाओची वहाँ पर सारी नीडल्स को अपनी बॉडी के अंदर दंसा देता है, फिर साथ ही वो नीचे बैठकर एक जबरदस्त चीख मारता है और इसी चीख मारने के साथ ही बॉडी के अंदर जितने मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं वो उन सभी को अनलॉक कर लेता है। मोली कहती है ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जितने ज्यादा मेरिडियन पॉइंट्स को ये क्लियर करेगा उतनी ज्यादा इसकी कल्टीवेशन बढ़ेगी और फ्यूचर इसका लिमिटलेस हो जाएगा। मोली कहती है पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसके मेरिडियन पॉइंट्स को ब्लॉक करने में इसकी मदद करूंगी, लेकिन ये खुद ही काफी ज्यादा समझदार है। जितनी ज्यादा स्पीड के साथ ये अपनी मेरिडियन पॉइंट्स को अनब्लॉक कर रहा है, स्पीड तो वाकई में बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर के बाद जाओची वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारता है और जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है इसने अपनी बॉडी के अंदर अपने मेरिडियन पॉइंट्स से यानी टोटल 54 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं उन सभी को अनब्लॉक कर लिया है। मोली चिल्लाकर जाओची से कहती है तो क्या ये सारी की सारी ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड की पावर्स हैं? तो तुमने मेरिडियन पॉइंट्स को अनब्लॉक किया है? जाओची से कहता है नहीं,
ह्यूमनली पॉइजनस बीड ने प्रोसेस को तेज करने में मेरी हेल्प की है, जबकि ये तरीका मुझे पहले से आता है क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा फिजिशियन हूँ। मैंने तुम्हें पहले इस बारे में नहीं बताया कि मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर भी हूँ और मुझे एक्यूपंक्चर बहुत ही अच्छे से आता है। साउची अपनी चेस्ट की तरफ देखता है और उसे कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर कुछ चेंज हुआ है, कुछ नया है मेरी बॉडी में। साउची को अपनी बॉडी के अंदर 7 मेरिडियन पॉइंट्स दिखाई देते हैं जो कि बाकी के मेरिडियन पॉइंट से काफी ज्यादा अलग होते हैं। पोलियो से कहती है ये इवल कार्ड के 7 मेरिडियन पॉइंट्स हैं। इसे इवल कार्ड आर्ट के 7 मेरिडियन पॉइंट्स भी कहा जा सकता है। जबकि तुम्हें इवल कार्ड के ब्लड ड्रॉप से नई मेरिडियंस का सेट मिला है, इसी वजह से तुम्हें इवल कार्ड की ये नई पावर्स भी इनहेरिट हुई है। अब ये तुम्हारी पावर्स हैं। मोलियो से कहती है, अगर तुम आइस टेक्निक को कल्टीवेट करते हो तो तुम्हारी मिस्टिक पावर्स आइसी नेचर में चेंज हो जाती हैं। अगर तुम यहाँ पर फायर को कल्टीवेट करते हो तो तुम्हारी मिस्टिक पावर्स वो फायर नेचर की हो जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे पास इवल कार्ड की मिस्टिक पावर्स हैं, इसी वजह से तुम्हारे पास जो नेचर है वो बर्सर्कर टाइप की नेचर है। जाओची से कहता है, ये बर्सर्कर टाइप की मेरिडियन पॉइंट्स वाली मिस्टिक पावर्स कौन सी होती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, और मुझे ये बताओ कि ये 7 मेरिडियन पॉइंट्स क्यों है और इनका क्या इस्तेमाल है। पोलियो से कहती है, पुरानी कहानियों में लिखा गया है कि इवल कार्ड के पास 7 मेरिडियन पॉइंट्स थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 के बारे में मुझे पता है, बाकी के 2 के बारे में मुझे नहीं पता। इवल कार्ड आर्ट के 7 लेवल्स हैं, जिनमें से 5 मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। सबसे पहली है यामा, फिर पुरगाटरी, फिर डूम्सडे, फिर हार्टबर्न, फिर इवल सोल। 5 के बारे में मुझे पता है, जबकि 2 का मुझे नहीं पता। कभी कभी तुम इनमें से किसी भी एक मेरिडियन पॉइंट को अनब्लॉक करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा जबरदस्त पावर मिलेगी। और अपनी इन मेरिडियन पॉइंट्स को अनब्लॉक करने के लिए तुम्हें काफी सारी मिस्टिक पावर और साथ में तुम्हें अपनी ब्रेन पावर की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें बस इसके बारे में सोचना है, तुम इसको अनलॉक कर सकते हो। जाओची कहता है, अगर ये इतना ज्यादा सिंपल है तो फिर मैं ट्राई करके देखता हूँ। पोलियो से कहती है, जितनी कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे पास है और जितनी मिस्टिक पावर्स तुम्हारे पास है, अगर तुम इनमें से एक भी कल्टीवेशन पॉइंट को अनब्लॉक करने की कोशिश करोगे तो तुम यहीं पर मारे जाओगे। और साथ ही प्रिंसेस से कहती है, अब मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे रेस्ट करने के लिए वापस अंदर जाना है। वो जल्दी से गायब होकर जाओची के ह्यूमनली पॉइजनस बीड के अंदर चली जाती है और उसे कहती है, मुझे अगले 3 दिन तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, मुझे 3 दिन तक रेस्ट करने दो। जबकि जाओची चिल्लाकर उसे कहता है, जरा रुको, मुझे बताओ कि तुमने कहा था कि तुम एक प्रिंसेस हो, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन सी कंट्री की प्रिंसेस हो। लेकिन वो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देती और हमारा जाओची वहाँ पर अकेला खड़ा रह जाता है। जाओची कहता है, लगता है कि अब ये मेरा जवाब नहीं देने वाली, अब जबकि मेरे पास नई मेरिडियंस का सेट आ चुका है, ठीक है, अब मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। हमारा जाओची वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो ठीक है, अब मेरी कल्टीवेशन की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। इसी चीलोंग माउंटेन के ऊपर ही मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाऊंगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। यहाँ से फाइनली हमारे जाओची की कल्टीवेशन लाइफ स्टार्ट होने वाली है। फ्यूचर में हमारा जाओची बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। जैसे जैसे ये मैं अपने मेरिडियन पॉइंट्स को अनलॉक करता जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस यानी कि मोली पॉइजनस बीड के अंदर रेस्ट कर रही होती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो कहती है, मैं तो ह्यूमनली पॉइजनस बीड के अंदर हूँ, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही दिन तक रेस्ट कर ली। और वो ह्यूमनली पॉइजनस बीड से बाहर निकलती है। मोली बाहर निकलने के बाद कहती है, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही लंबी नींद ले ली, मैं पूरे 7 दिन तक सोती रही, पता नहीं अब वो बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा होगा। मोली बाहर निकलने के बाद सामने की तरफ देखती है, सामने एक झरना होता है। जाओची उस झरने के पानी के नीचे ट्रेन कर रहा होता है। झरने का पानी उसकी बॉडी के ऊपर गिरता है, वो यहाँ पर नीचे बैठकर ट्रेन कर रहा है, लेकिन जैसी पानी इसके ऊपर गिरता है, उस पानी के प्रेशर के साथ उस पानी के अंदर डूब जाता है और डूबने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है। मोली चिल्लाकर उसे कहती है, बेवकूफ कहीं के, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी कल्टीवेशन इस वक्त एलिमेंट्री राम के फर्स्ट लेवल पर है। तुम्हें लगता है कि चश्मे के ऊपर से गिरने वाला पानी, उसका प्रेशर इतना कम है कि वो तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हारे पास बहुत ही कम फोर्स है। मोली उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उठाकर पानी के बाहर ले जाती हूँ। तो चीज कहते हैं, नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ खुद ही कर सकता हूँ। और वो चलता हुआ पानी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद मोली उसे कहती है, तो अब ये मत कहना कि पिछले 7 दिन से तुम इसी डेंजरस टेक्निक को अप्लाई करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? जाओची की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो उसे कहता, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पिछले 7 दिन से मैं यहीं पर इस झरने के नीचे ट्राई कर रहा हूँ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की। मोली उसे कहती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि कहीं झरने के ऊपर से पानी के साथ कोई छोटा सा पत्थर भी नीचे आएगा तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, अगर तुम नीचे होगे तो वो तुम्हारी बॉडी के साथ लगकर तुम्हारी बॉडी को 2 टुकड़े भी कर सकता है। अरे तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा कोशिश ही क्यों कर रही हो? तुम्हारी कल्टीवेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी जाएगी। जाओची उसे कहता है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा तो फिर मैं अपने प्यारों को कैसे बचा पाऊंगा? मुझे उन लोगों को बचाना है जिनसे मैं प्यार करता हूँ। पिछले 16 साल से क्योंकि मेरी मेरिडियंस ब्लॉक्स थी, इसी वजह से मैं कल्टीवेट नहीं कर पाया। क्योंकि मुझे मेरी नई मेरिडियंस मिल चुकी है तो मैं एक सेकंड भी गंवाना नहीं चाहता, मैं ट्रेनिंग करके अपनी कल्टीवेशन बढ़ाना चाहता हूँ। मोली उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई, अब जबकि तुम इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन उससे पहले इस प्रिंसेस को अपने पहनने के लिए कुछ नए कपड़े चाहिए, जाओ और जाकर मेरे लिए नए कपड़े लेकर आओ। मोली उसे कहती है, मुझे अपने लिए एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस चाहिए, एक अंडरवियर चाहिए, बालों पर लगाने के लिए हेयर बैंड भी चाहिए, इसके अलावा जो भी चीज हो वो
सब कुछ लेकर आओ। जाओची उसे कहता है लेकिन तुम्हें कपड़ों की जरूरत ही क्या है, मुझे लगता है कि ये वाले वो कपड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं, इससे कम से कम तुम्हारे नीचे के माले को हवा तो लगती रहेगी। मॉली उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है, ठरकी कहेंगे अब तुम कहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर तुम किस चीज को हवा लगने की बात कर रहे हो। मॉली काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है अब अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से मेरे लिए कुछ नए कपड़े लेकर आओ, मुझे ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने, तुम ठरकियों की तरह मुझे घूरते रहते हो। जाओची उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी समझ आ गई, पहले मुझे थोड़ा सा रिकवर करने दो, उसके बाद मैं गाँव में जाकर तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊंगा। जाओची उसे कहता है अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम कहाँ से आई हो, तुमने कहा था कि तुम एक प्रिंसेस हो, तुम कौन से किंगडम की प्रिंसेस हो। मॉली उसे कहती है मैं एक प्रिंसेस हूँ, लेकिन मैं किसी किंगडम या फिर किसी कंट्री की प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं एक ऐसी जगह से हूँ जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, अगर मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बताऊंगी तभी तुम्हें उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि वो जगह कहाँ पर है, इसी वजह से बेहतर है कि तुम उस बारे में ना ही जानो। जाओची उसे कहता है तुमने कहा कि तुम यहाँ से एक बहुत ज्यादा दूर की जगह से हो, तो फिर तुम यहाँ पर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में क्यों आई हो, तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ था जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पहुंच आई। मॉली उसे कहती है नहीं, मेरा पीछा कौन करेगा, मेरे पीछे जितने भी लोग थे मैंने उन सभी को मार डाला, लेकिन उस फाइट के दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि उन लोगों ने कब मुझे गॉड स्लेइंग पॉइजन दे दिया, ये पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका कोई तोड़ भी नहीं है। फाइट के दौरान तो मुझे इस बारे में जरा भी पता नहीं चला, वहाँ पर बहुत सारी मिस्टिक पावर्स को रिलीज करने के बाद जब ये पॉइजन पूरी तरह से मेरी बॉडी में फैल गया, अब इस पॉइजन को क्योर करने के लिए मुझे कोई ना कोई इलाज तो ढूंढना था। यहाँ पर आने की मेरी एक और भी वजह है, जब वो इवल ब्लड ड्रॉप मेरी बॉडी के अंदर था तब मुझे इवल गार्ड की मेमोरीज पता चली। उन मेमोरीज के मुताबिक इवल गार्ड ने 5 जगहों के ऊपर खजाना छुपाया हुआ है, 5 जगहों में से एक जगह यहाँ पर है, यहीं पर आसपास कहीं पर वो खजाना छुपा हुआ है। साथ ही उन मेमोरीज में से मुझे एक और बात पता चली कि वो इवल गार्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने हीवन कॉन्टिनेंट को बनाया है। जाओची बहुत हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में ये बात सच है कि मिस्टिक हीवंस कॉन्टिनेंट को इवल गार्ड ने बनाया है जिसका ब्लड ड्रॉप इस वक्त मेरी बॉडी में है। मॉली उसे कहती है क्योंकि वो एक गॉड है तो वो ऐसा कर सकता है क्योंकि गॉड के पास अनलिमिटेड पावर्स होती हैं। मॉली जाओची से कहती है इस पूरे के पूरे हीवन कॉन्टिनेंट के ऊपर 5 ऐसी जगह है जहाँ पर उसने कुछ स्पेशल ट्रेजर्स को छुपाया हुआ है। इवल गार्ड के इस दुनिया से गायब होने से पहले उसने इन 5 जगहों के ऊपर 5 बीजों को छुपाया था और वो बीज उसकी पावर के रिलेटेड है और कहानियों में कहा जाता है कि सिर्फ उसका सक्सेसर जो कि इस इवल ब्लड ड्रॉप को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाएगा, सिर्फ वही उन 5 जगहों को ढूंढ सकता है और उन बीजों को ढूंढकर अपनी बॉडी में उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। जाओची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि उन 5 जगहों को सिर्फ मैं ही ढूंढ सकता हूँ। जाओची उसे कहता है और मुझे उन बीजों के बारे में बताओ, वो क्या है, उनको कैसे यूज करना है और मुझे उनको कैसे ढूंढना है। मॉली उसे कहती है तुम तो इस बारे में सोचना भी मत क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है कि वो इवल गार्ड के बीज हैं तो उसने उनको जिस भी जगह के ऊपर छुपाया होगा का पैरा बहुत ज्यादा टफ होगा, वहाँ पर जो गार्डियन होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, हो सकता है कि वहाँ पर कोई एम्परर लेवल का बीस्ट हो जो कि उसको गार्ड कर रहा हो। फिलहाल के लिए हमें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उनको नहीं ढूंढ सकते। जाओची उसे कहता है चलो ठीक है, फिलहाल हम इस बारे में नहीं सोचते और जाओची फिर से झरने के नीचे जाकर बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग करता है। मॉली काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है फाइनली तुमने ये सब कुछ अचीव कर लिया, अब तुम झरने के पानी के नीचे पूरे 23 सेकंड्स के लिए बैठ सकते हो, पिछली बार से तो काफी ज्यादा अच्छा है। जाओची फिर से जाकर अपने कपड़े पहन लेता है। जाओची उसे कहता है तो कम से कम मेरे पिछले 16 साल से तो काफी ज्यादा अच्छा है, 16 साल से मैं बिल्कुल बेकार था, एक कचरा था, लेकिन अब मेरे पास एलिमेंट्री फर्स्ट लेवल है। मॉली उसे कहती है मुझे याद आया तुम मेरे लिए नए कपड़े कब लेकर आने वाले हो। जाओची उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े कभी भी नहीं लेकर आने वाला, पिछली बार जब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नए कपड़े लाने के लिए गया था मैं वहाँ पर कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई और यहीं पर हमें बैक फ्लैश सीन दिखाया जाता है। जाओची उसके लिए एक ड्रेस उठाता है और उसे कहता है ये वाला देखो, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता। मॉली उसे कहती है नहीं, मैं एक प्रिंसेस हूँ और मुझे पर्पल कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने आज से पहले कभी पर्पल कलर नहीं पहना और मैं ना ही पर्पल कलर पहनूंगी। जाओची उसके लिए एक और ड्रेस उठाता है और उसे कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है। मॉली उसे कहती है तुम्हें ये सारा कचरा कहाँ से मिल रहा है, ये तो बहुत ही लो क्वालिटी के कपड़े हैं, मैं इतनी लो क्वालिटी के कपड़े नहीं पहन सकती, मैं एक प्रिंसेस हूँ, इसलिए कोई अच्छा सा स्टफ लेकर आओ। जाओची उसे कहता है इस पूरी रिमोट विलेज के अंदर सिर्फ एक ही शॉप है और जो हाई क्वालिटी कपड़ों की शॉप है, अब तुम्हें यहाँ पर इससे ज्यादा बेहतर कपड़े तो नहीं मिल सकते। तो मॉली उसे कहती है अगर वाकई में यहाँ पर इतने ज्यादा लो क्वालिटी के कपड़े होने वाले हैं तो इसकी बजाय मैं नंगा रहना पसंद करूंगी, घटिया कपड़े मैं नहीं पहनने वाली। जाओची उसकी बात सुनने के बाद जल्दी से भागता हुआ जाता है और अंदर से जाकर एक अंडरवियर उठा लाता है और उसे कहता है जरा इसकी तरफ देखो, नंगा रहने से ये पहन लेना ज्यादा बेहतर है, चलो जल्दी से इसे पहन कर दिखाओ। तो इस बार मॉली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है कमीने कहीं तुम फिर से ठरकियों वाली हरकतों पर उतर आए हो, मैं वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती। सीन हमारा फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। जाओची मॉली से कहता है अब जबकि तुम्हें उस छोटे गांव की शॉप में से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, अभी मैं न्यू मून सिटी की तरफ जा रहा हूँ, जब हम वहाँ पर पहुंचेंगे वहाँ से तुम्हारे लिए नए कपड़े ले लेंगे। मॉली से कहती है चलो ठीक है फिर अपने न्यू मून सिटी की तरफ चलते हैं। उसी वक्त मॉली को कुछ महसूस होता है। मॉली से कहती है यहीं करीब में कुछ बहुत ही पावरफुल लोग हैं। जाओची उसे कहता है कहाँ पर है, मुझे तो कुछ भी सेंस नहीं हो रहा। मॉली
उसे कहती है जरा आसमान की तरफ देखो, वहाँ पर 4 लोग हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वो लोग मिस्टिक वॉइड फ्लाई टेक्निक को यूज कर रहे हैं। मॉली जाउची को बताती है कि वहाँ पर टोटल 5 लोग हैं, उनमें से 4 लोग जो कि आगे हैं। चारों अपने हीवनली मिस्टिक लेवल पर हैं। उनमें जो 5वां है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी हीवनली मिस्टिक राम के पीक पर है, यानी कि वो बहुत ही जल्दी एम्परर लेवल पर प्रमोट होने वाला है। तो वो सभी लोग सामने की तरफ जा रहे होते हैं तो जाउची उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है। मॉली उसे कहती है जरा रुको, तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम उनका पीछा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम उन सभी के सामने जाकर रिक्वेस्ट तो नहीं करने वाले कि वो तुम्हें अपना डिसाइपल बना ले। जाउची उसे कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब मेरे पास पहले से एक मास्टर है तो फिर मुझे एक और मास्टर क्यों चाहिए होगा। मुझे बात अजीब नहीं लगती कि ये सारे के सारे पावरफुल मास्टर उस तरफ क्यों जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिक डिमोनिक बीस्ट होगा। सारे वहाँ पर जाने के बाद उस मिस्टिक बीस्ट को मारकर आपस में फाइट करते हैं। उस मिस्टिक बीस्ट को लेने के लिए सभी लोग मारे जाते हैं, तो मुझे वहाँ से काफी कुछ मिल सकता है। मॉली उसे कहती है मुझे तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। बाकी में वहाँ पर कोई पावरफुल मिस्टिक बीस्ट हुआ, तुम वहाँ पर जाकर ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, वो मिस्टिक बीस्ट तुम्हें सबसे पहले मार डालेगा। जाउची उसे कहता है अच्छा छोड़ो ना, वैसे हम लोग वहाँ पर दूर रहकर सब कुछ देखेंगे। अगर वाकई में वो लोग उस मिस्टिक बीस्ट को मारने में कामयाब होते हैं तो वो सारे के सारे मिस्टिक बीस्ट को उठाकर अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बचेगा। मॉली उसे कहती है चलो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ से क्या मिलने वाला है। जाउची सीधा जाकर उस पीक के पास खड़ा हो जाता है। उस पीक के ऊपर लिखा होता है स्कारलेट ड्रैगन प्रोहिबिटेड रीजन। साथ ही वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर नोट भी लिखा होता है कि जिसके पास भी बेसिक मिस्टिक राम के 5th लेवल से कम की पावर्स हैं, वो इस तरफ आने का सोचे भी मत। हमारा जाउची तो इस वक्त अपने एलिमेंट्री राम के 1st लेवल पर है, यानी कि ये बेसिक से बहुत ज्यादा लो है। तो इन माउंटेन्स के अंदर एक ड्रैगन रहता है, तो जाउची चलता हुआ सीधा आगे बढ़ जाता है, जबकि वो 5 मास्टर्स भी पर उस ड्रैगन के डैन के सामने जाकर रुकते हैं। वो लोग कहते हैं यही करीब पर कहीं पर उस ड्रैगन का घोंसला होगा, हमें यहीं पर आसपास देखना पड़ेगा। तो उनके साथ जो हाई लेवल का मास्टर होता है वो बाकी सबसे कहता है क्या तुम लोग वाकई में इस बारे में श्योर हो कि यहाँ पर जो ड्रैगन है उसकी स्ट्रेंथ इवनली मिस्टिक लेवल पर है। उसका जूनियर उसे कहता है मास्टर हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, लोगों ने इस बात को वेरीफाई किया है, उस ड्रैगन की पावर हिवनली परफॉर्म लेवल पर है। तो उनका एल्डर उनसे कहता है अगर हम इस ड्रैगन को मारकर इसकी बॉडी के अंदर से इसके मिस्टिक कोर को निकाल पाए तो हमें इसका फायर एट्रीब्यूट मिल जाएगा। कोर की मदद से हम लोग अपने यंग मास्टर की बर्निंग हीवन आर्ट्स को पहले से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो ब्रेक थ्रू कर जाएगा और उसकी पावर डबल हो जाएगी। हमारा जाउची भी वहीं पर एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और कहता है ये सभी लोग यहाँ पर बर्निंग हीवन आर्ट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये एक बड़े सेक्टर बर्निंग हीवन सेक्टर से यहाँ पर आए हैं। तो उनमें से एक उसे नोटिस कर लेता है। वो अपने ग्रेट एल्डर से कहता है ग्रेट एल्डर मुझे अभी भी महसूस हुआ है कि एक लड़का हमारा पीछा कर रहा है, वो वहाँ पर पत्थर के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो तो सिर्फ अपनी एलिमेंट्री मिस्टिक राम पर है। लगता है कोई छोटा सा कीड़ा हमारा पीछा कर रहा है ताकि उसे यहाँ से कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर किसी मिस्टिक बीस्ट को मार देते हैं, उसकी बची कुछ हड्डियां भी उसे मिल जाए तो उसका काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर उस लड़के को मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप मुझे ऑर्डर दे, मैं अभी उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। एल्डर उसे कहते हैं तुम्ही ने तो कहा कि वो भी सिर्फ अपनी एलिमेंट्री राम पर है, तो हमें किसी ऐसे कमजोर लड़के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी कमजोर लड़के को मारेंगे तो इससे हमारा नाम खराब होगा, क्योंकि हम लोग काफी हाई लेवल पर हैं। तो जाउची भी उनकी बातें सुन लेता और कहता है इन लोगों ने तो मुझे बहुत ही जल्दी ढूंढ भी लिया, मुझे लगा था कि मैं छुपकर इनसे कुछ ना कुछ फायदा हासिल कर सकता हूँ। जाउची कहता है मैं यहाँ से वापस इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे यहाँ से काफी सारा फायदा हो सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा तो ये 5वां एल्डर मुझे ही मार डालेंगे। जाउची जैसे वहाँ से वापस मुड़ने लगता है उसी वक्त उसे एक जोरदार झटका लगता है। वो अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख लेता है और साथ ही उसके जो हिवनली मिस्टिक बीड होता है वो भी चमक रहा होता है। जाउची कहता है ये तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है, कोई चीज मुझे बुला रही है। साथ ही जाउची अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ के ऊपर जो हिवनली पॉइजनस बीड होता है वो चमक रहा होता है। जाउची कहता है अब इसके साथ क्या मसला है, क्योंकि ये इसे डिवाइन ट्रेशर्स की तरफ इशारा कर सकता है, तो उसका हाथ से सामने की तरफ इशारा करता है। जाउची कहता है लगता है कि वो स्पेशल चीज वहाँ पर सामने है, ऊपर से मुझे ये बुलावा आ रहा है, कोई चीज मुझे वहाँ पर बुला रही है। जाउची कहता है तो मुझे वहाँ पर जाकर देखना ही पड़ेगा कि वहाँ पर क्या है। अपने हिवनली मिस्टिक बीड के अंदर से स्टार हर्ब को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से वो इनविंसिबल हो सकता है। लास्ट टाइम इसने 2 जड़ी बूटियां रखी थी, एक को खा लिया था जब ये अपने जाउलोंग को मारने के लिए गया था, और दूसरी वाली अभी इसके पास थी। जाउची कहता है ये जड़ी बूटी बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन क्या किया जा सकता है, मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। अगर मैं उस ड्रैगन या फिर इन 5 मास्टर्स की नजर से बचे बिना वहाँ पर जाकर उस ट्रेजर्स को देखना चाहता हूँ तो मुझे इसको खाना पड़ेगा। जाउची
जल्दी से अपनी उस स्टार हब को खा जाता है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ड्रैगन की गुफा का दिखाया जाता है। एक बड़ी सी पहाड़ी के अंदर एक गुफा होती है। वो पांचों मास्टर उस गुफा के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं लगता है कि हम लोग इस जगह पर पहुंच आए हैं, उस ड्रैगन की यही गुफा होगी, वो ड्रैगन यहीं पर अंदर ही होगा। उनमें से एक एल्डर कहता है हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी, इस बड़ी सी गुफा के अंदर मुझे महसूस हो रहा है एक बड़ा सा मिस्टिक बीस्ट है जो कि फायर टाइप का है, उसके पास फायर टाइप के एट्रीब्यूट है। वो सभी लोग उस गुफा के अंदर नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां पर कुछ ट्रैप्स हो सकती हैं। तो उनमें से एक एल्डर कहता है चलो ठीक है, फिर हम लोग उस ड्रैगन को ही बाहर बुला लेते हैं। वो अपनी बड़ी सी तलवार को निकालते हैं और अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने फायर एट्रीब्यूट को यूज करते हैं और फायर का एक बड़ा सा ड्रैगन बनाते हैं और उसके साथ ही गुफा के बाहर एक अटैक करते हैं। गुफा के बाहर एक बहुत जबरदस्त धमाका होता है। जैसे वहां पर गुफा के बाहर एक धमाका होता है उसी वक्त गुफा के अंदर ड्रैगन की आंखें चमकती हैं और वो एक जबरदस्त रोर लगाता है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि साउची भी अपने कानों पे हाथ रख लेता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ही पावरफुल ड्रैगन की रोर है। हालांकि मैं उस ड्रैगन की गुफा से बहुत ज्यादा दूर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर उसका किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। ग्रेट एल्डर चिल्लाकर बाकी के साथियों से कहते हैं चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, वो बड़ा ड्रैगन बाहर आ रहा है। ड्रैगन वहाँ पर अपनी गुफा के अंदर से अपने मुंह से फायर छोड़ता है और उन सभी के ऊपर अटैक करता है। तो वो सभी लोग जल्दी से साइड पर हट जाते हैं। तो ड्रैगन अपनी गुफा से बाहर निकल आया है। एक फायर टाइप का ड्रैगन है और इसके मुंह से फायर निकलती है। ड्रैगन बात भी कर सकता है। वो उनसे कहता है तुम कमीने इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस किंग की नींद को खराब करने की। ग्रेट एल्डर उस ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये खबर तो वाकई में बिल्कुल सही निकली। हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पर हमारा सामना एक रियल ड्रैगन के साथ होगा, ये तो एक रियल ड्रैगन बीस्ट है। ग्रेट एल्डर ड्रैगन से कहते हैं तो मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम एक रियल ड्रैगन हो। कि तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपने आप अपनी बॉडी से अपना ड्रैगन कोर निकाल कर मुझे दे दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। जबकि वो ड्रैगन उसे कहता है तुम सभी इंसान बहुत ज्यादा लालची हो, तुम्हें मेरा ड्रैगन कोर चाहिए। तुम्हारी लालच के चलते तुम लोग यहाँ तक पहुंच आए, तो तुम्हें अपनी लालच की सजा जरूर मिलेगी। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। ड्रैगन अपनी पूरी बॉडी को फायर से कवर कर लेता है और उनसे कहता है लालची इंसानों, मैं तुम सभी को यहीं पर जलाकर खाक कर दूंगा। यहाँ पर 5 एल्डर होते हैं, वो पांचों अलग अलग साइड से उसके ऊपर अटैक करते हैं, जबकि ड्रैगन अपने मुंह से फायर बॉल्स छोड़ रहा होता है। ग्रेट एल्डर और बाकी के सभी लोग उसकी फायर बॉल्स को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं ड्रैगन की फायर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ये सारे के सारे फायर बर्निंग सेक्टर से हैं, इसी वजह से इनके पास भी फायर की टेक्निक्स हैं। ग्रेट एल्डर जल्दी से अपनी तलवार निकालते हैं और अपनी फायर स्वॉर्ड मेथड को यूज करते हुए बहुत सारी स्लैशेस लगाते हैं उस ड्रैगन के ऊपर, जबकि ड्रैगन अपने पंख को सामने करते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है। ग्रेट एल्डर अपने बाकी के साथियों से कहते हैं सभी लोग इसी मूव को यूज करो, अपनी फायर स्वॉर्ड मेथड को यूज करते हुए चारों तरफ से इसके ऊपर अटैक करो। वो चारों उसे कहते हैं ठीक है ग्रेट एल्डर। वो सभी लोग ड्रैगन के चारों तरफ फैल जाते हैं, अपनी फायर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर बार बार अपनी फायर टेक्निक के साथ अटैक करते हैं। वो ड्रैगन के ऊपर बहुत सारे फायर अटैक्स करते हैं। लिन फेंग भी चलता हुआ उसकी गुफा के करीब जा रहा होता है। लिन फेंग कहता है वो लोग काफी दूर फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बैटल के अंदर से जो हीट निकल रही है वो तो बहुत ज्यादा है। जाओची कहता है पर जितना मुझे दिखाई देता है ये ड्रैगन उन पांचों एल्डर्स के हाथों से हारने वाला है, क्योंकि ये ड्रैगन उनके सामने नहीं टिक पाएगा। मॉली बाहर निकलती है और उसे कहती है तुम बेवकूफ हो, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें इस ड्रैगन को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, ये ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल है। ड्रैगन की इंटेलिजेंस इंसानों के बराबर होती है और बाज दफा तो इनकी इंटेलिजेंस इंसानों से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस वक्त जिस ड्रैगन को तुम देख रही हो जो कि इन एल्डर से फाइट कर रहा है, ये ड्रैगन यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। ये इतना कमजोर है नहीं जितना ये अपने आप को शो करवा रहा है। इसने अपनी पावर्स को छुपाया हुआ है। बर्निंग ह्यूमन सेक्टर के एल्डर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ये ड्रैगन एक रियल ड्रैगन है। ना सिर्फ ये एक रियल ड्रैगन है बल्कि इसका कल्टीवेशन लेवल भी एम्परर लेवल पर है। जाओची उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये ड्रैगन अपनी कल्टीवेशन में एम्परर लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि ये पांचों एल्डर्स मिलकर भी इसको नहीं हरा पाएंगे। ड्रैगन तो इन इंसानों से भी ज्यादा धोखेबाज निकला जो कि अपनी पावर्स को छुपाकर इनसे फाइट कर रहा है। जाओची जैसे जैसे चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसी वक्त उसे और भी ज्यादा फीलिंग आना शुरू होती है। जाओची कहता है मुझे लगता है कि मुझे जो चीज अपनी तरफ बुला रही है वो बहुत ज्यादा करीब है। तो सामने की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो जो भी चीज है वो उस ड्रैगन के घोंसले के अंदर है, यानी कि उसी केव के अंदर। जाओची कहता है तो मुझे उस ड्रैगन की डेन के अंदर जाना पड़ेगा। पांचों एल्डर अभी भी उस ड्रैगन के साथ फाइट कर रही होती है और उसे उन सभी को उस ड्रैगन से फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। जाओची जैसे तैसे करते हुए उस ड्रैगन के घोंसले के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुपा होता है। मॉली जाओची से कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारे दिमाग में क्या घुस गया है जो तुम भागते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ड्रैगन के घोंसले के अंदर घुसना इतना ज्यादा आसान है? अगर उन लोगों की फाइट के दौरान कोई भी अटैक तुम्हारे ऊपर गिरा तो तुम मरोगे। तो उम्मीद करो कि उनके अटैक के गिरने से पहले ड्रैगन तुम्हें ना देख ले। जाओची उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर वो ड्रैगन अपनी कल्टीवेशन में एम्परर लेवल पर ही क्यों ना हो, मैंने स्टार हब को यूज करके अपने आप को इनविंसिबल किया हुआ है, वो भी मुझे देख नहीं सकता। ड्रैगन की केव के अंदर कोई ऐसा खजाना है जो कि मुझे चाहिए, वो मुझे बुला रहा है, इसी वजह से मुझे उस खजाने को देखने के लिए जाना ही पड़ेगा। मॉली जाओची से कहती है जितना मुझे तुम्हारी स्टार हब के बारे में पता
कहता है कि इस जड़ी बूटी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा जैसे ही तुम्हारे ऊपर कोई अटैक लैंड करेगा। तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि वो ड्रैगन कहीं तुम्हें देख ना ले और उस ड्रैगन की आग तुम्हारे ऊपर गिर जाए और अचानक से तुम्हारे ऊपर से ये इनविंसिबल शील्ड है जो खत्म हो जाएगी। जाओची उसे कहता है क्या तुमने इस बात को नोटिस नहीं किया, वो ड्रैगन अपने घोंसले से काफी दूर जाकर फाइट कर रहा है और कोई भी अटैक अपने घोंसले की तरफ नहीं आने दे रहा। इसका मतलब यह है कि उसके घोंसले के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल है जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसका घोंसला यहाँ पर बर्बाद हो। कि मुझे जरा भी परेशानी नहीं है, मैं आसानी से वहाँ पर जा सकता हूँ। मॉली उसे कहती है लेकिन मुझे अभी भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि वो ड्रैगन अपने फायरबॉल को तुम्हारे ऊपर फेंक दे या फिर गलती से वो फायरबॉल तुम्हारे ऊपर गिर जाए। जाओची उसे कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही अपशुगनी वाली बातें कर रही हो। क्यों लगता है कि मैं इतना ज्यादा अनलकी हूँ कि इतनी बड़ी बैटल फील्ड में उसका फायरबॉल सिर्फ मेरे ऊपर ही आकर गिरेगा। जाओची अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त वो फाइव एल्डर जब उसके साथ फाइट कर रही होती है तो उसी वक्त ड्रैगन का एक फायरबॉल सीधा जाओची की तरफ आता है। जाओची कहता है ये क्या, हमारी जुबान तो बहुत ज्यादा काली है, एक फायरबॉल मेरी तरफ ही आ रहा है और वो जल्दी से जंप करते हुए उसको अवॉइड करता है। जाओची उसको अवॉइड करने के बाद कहता है ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था, अगर मेरे ऊपर गिरता तो मैं तो यहीं पर मर जाता। जाओची कहता है चलो शुक्र है कि मेरे रिफ्लेक्सेस एक बिल्ली की तरह बहुत ज्यादा तेज है और मैंने जल्दी से उस अटैक को अवॉइड कर लिया। फिर साथ ही जाओची को वहाँ पर खुशबू आती है। जाओची कहता है यहाँ पर भुने हुए मीट की खुशबू क्यों आ रही है। अपने आसपास सूंघना शुरू करता है और कहता है लगता है कोई यहाँ पर मीट को भून रहा है। मौली चिल्लाकर उसे कहती है बेवकूफ कहीं के, जल्दी से अपने पिछवाड़े पे देखो, तुम्हारा पिछवाड़ा जल रहा है। जाओची भी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये क्या, मेरा पिछवाड़ा तो वाकई में जल रहा है और वो आग को बुझाना स्टार्ट करता है। आग बुझाने के बाद जाओची सामने की तरफ देखता है और कहता है इस ड्रैगन के घोंसले के बाहर कोई भी ट्रैप नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई और दूसरा मिस्टिक बीस्ट है, ये सेफ है। अब मुझे बड़ी स्पीड से भागते हुए घोंसले के अंदर जाना होगा। उस पत्थर को छोड़कर बड़ी स्पीड के साथ अब सीधा घोंसले की तरफ आगे बढ़ रहा है। जाओची कहता है मैं यहाँ से वापस नहीं मुड़ सकता, पत्थर से इस घोंसले तक का फासला काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी स्पीड को यूज करते हुए उस ड्रैगन की नजर में आए बिना इस घोंसले के अंदर जा सकता हूँ। जाओची का हिसाब बिल्कुल ठीक होता है। जाओची बड़ी स्पीड के साथ उस घोंसले के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे वो घोंसले के अंदर जाता है उसी वक्त ड्रैगन उस तरफ देखता और कहता है मुझे अभी भी कुछ महसूस हुआ जैसे कि कोई चीज मेरे घोंसले के अंदर गई है। ड्रैगन अपनी केव की तरफ देख रहा होता है कि उसी वक्त ग्रेट एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि फाइट के दौरान अपने घर की तरफ देखना चाहिए। साथ ही ग्रेट एल्डर अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगाते हैं। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं अगर तुमने इस फाइट पर ध्यान नहीं दिया और फाइट के दौरान दूसरी तरफ देखते रहे तभी नहीं चलेगा कब मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। ड्रैगन अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। ड्रैगन कहता है मैंने वहाँ पर किसी को तो जाते हुए देखा है, यहाँ पर फाइट की वजह से मुझे यहाँ पर चीजें दिख रही है जो दिखनी नहीं चाहिए। जो भी हो मुझे यहाँ पर इस फाइट को जल्दी से खत्म करना होगा ताकि मैं वापस से अपनी केव में जाकर देख सकूं क्या वाकई में वहाँ पर कोई गया है या नहीं, कहीं कोई मेरा खजाना तो नहीं चोरी करने वाला। ड्रैगन की केव के अंदर से होती है। हमारा जाओची ड्रैगन की केव के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो कहता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, इंसान तो यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रह सकते, पर इतनी ज्यादा गर्मी है। मॉली उसे कहती है बेवकूफ कहेंगे, ये फायर ड्रैगन की केव है तो फायर ड्रैगन के घोंसले के अंदर गर्मी होगी और क्या होगा। किसने कह दिया कि इंसान यहाँ पर आकर पिकनिक मना सकते हैं। अब जी जैसे वहाँ पर आगे बढ़ता है तो वहाँ पर नीचे बहुत सारी घास होती है और वो सारी की सारी फायर हब्स होती है, यानी कि वो फायर टाइप की जड़ी बूटियां होती हैं और काफी ज्यादा स्पेशल है। जाओची कहता है ये तो फायर हर्ब है, ये ऐसी जगह के ऊपर उगती है जहाँ पर बहुत ज्यादा फायर एनर्जी हो। अब हम लोग इसको यूज करते हैं तो ऐसा यूजर जिसके पास फायर एलिमेंट की पावर हो ये इसकी पावर को दोगुना कर देती है। इस तरह की एक जड़ी बूटी उगने के लिए हजारों साल लगते हैं तब जाकर ये एक जड़ी बूटी उगती है, लेकिन यहाँ पर तो खजाना है, यहाँ पर तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। जाओची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया, यहाँ पर तो 100 से भी ज्यादा इस तरह की जड़ी बूटियां हैं। वो जल्दी से अपने ह्यूमनली पॉइजनस बीड के अंदर उन सारी की सारी जड़ी बूटियों को रख लेता और कहता है सभी की सभी मेरे पास आ जाओ, अब मैं अमीर हो गया हूँ। उसी वक्त जाओची को बाहर से ड्रैगन की आवाज आती है। ड्रैगन अपनी पावर्स को अनलीश करता है और उनसे कहता है लालची इंसानों जल्दी से तैयार हो जाओ अपने लालच की सजा पाने के लिए। जाओची भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये क्या, इस ड्रैगन की पावर अचानक से इंक्रीज कैसे हो गई। ऐसे सारे एल्डर भी यही कह रही होती है। वो लोग कहते हैं इस ड्रैगन की पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है, थोड़ी देर पहले तो इसकी पावर्स इतनी नहीं थी और हम लोग इसको बड़ी आसानी से हरा रहे थे। ये ड्रैगन तो अपनी कल्टीवेशन में एम्परर रैंक पर है, हम लोग एक एम्परर रैंक के डीमन बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। जाओची जल्दी से जल्दी वहाँ पर जितनी भी हब्स होती है उन सभी को अपने पॉइजन स्पीड में रखना स्टार्ट करता है और कहता है लगता है कि ये बैटल खत्म होने वाली है और बहुत ही जल्दी ड्रैगन वापस अपने घोंसले में आ जाएगा। जाओची जैसे वहाँ पर जड़ी बूटियों को रख रहा होता है उसी वक्त वो चीज जो कि उसे बुला रही होती है वो उसे अपनी तरफ बुलाना स्टार्ट करती है। जाओची उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। मॉली उसे कहती है जुनची क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, तुम उस तरफ कहाँ पर जा रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ड्रैगन किसी वक्त भी यहाँ पर वापस आ सकता है। लेकिन जाओची मॉली की कोई भी बात नहीं सुनता, वो सीधा जा रहा होता है जहाँ पर वो खजाना पड़ा हुआ है। वहीं पर सामने एक छोटा सा पत्थर पड़ा होता है। जाओची कहता है मुझे लगता है कि वही चीज मुझे बुला रही है, उसके पास जाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज है। तो वो सीधा उसके पास पहुंच जाता है
लगातार जाकर उस चीज को अपने हाथ में उठाता है। वो उस पत्थर को अपने हाथ में उठाता है तो उसके अंदर एक बीड होता है जो कि चमकना शुरू कर देता है। मोली चिल्लाकर उसे कहती है जाओची उसको टच मत करना, लेकिन जाओची उस पत्थर के अंदर से उस छोटे बीड को बाहर निकाल लेता है। मोली जाओची से कहती है अब तुमने इसको टच कर दिया है, के ऊपर उस ड्रैगन ने एक समनिंग स्पेल कास्ट किया हुआ था, जैसे तुम इसको टच करोगे वो ड्रैगन यहाँ पर आ जाएगा। तो जाओची उस बीड को अपने हाथ में उठाकर मोली से कहता है ये है क्या चीज, ये चीज मुझे यहाँ पर बुला रही थी, इतने ज्यादा खतरे के बावजूद मैं इस चीज को लेने के लिए यहाँ पर आ गया, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल होगी। इसको देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये मेरी बॉडी का हिस्सा है और मेरे अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि इसको अपने पास रख सके, ये मेरी चीज है। मोली उसे कहती है मुझे इस बारे में नहीं पता ये चीज क्या है और तुम्हें इसने यहाँ पर क्यों बुलाया, मुझे बस इतना पता है कि तुम मरने वाले हो। जाओची जल्दी से पीछे की तरफ भागना शुरू करता है और उसे कहता है लगता है कि बैटल अभी भी जारी है, मेरे पास अभी भी मौका है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जाओची जैसे वहां से भागकर बाहर जाने लगता है उसी वक्त ड्रैगन उसके सामने खड़ा होता है। ड्रैगन उसे कहता है लालची इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले के अंदर आकर मेरे कीमती खजाने को उठाने की। जाओची उसके बीड को उसके सामने करते हुए कहता है क्या तुम इस खजाने की बात कर रहे हो, मैं तो बस इसको देखना चाहता था, मैंने इसको देख लिया, अब तुम अपने खजाने को वापस ले सकते हो और मुझे यहाँ से जाने दो। ड्रैगन गुस्से के साथ उसे कहता है ये किंग बहुत ज्यादा गुस्सा है, तुमने इसके खजाने को हाथ लगाया, खजाना वापस लेने से इस ड्रैगन का गुस्सा कम नहीं होगा, मैं तुम्हें मारकर ही अपने गुस्से को शांत करूंगा। और साथ ही में ड्रैगन के नेस्ट के बाहर का सीन भी दिखाया जाता है। वो एल्डर्स बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, ये ड्रैगन ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, ये तो अपने एम्परर लेवल पर था, ये हमें यहाँ पर जान से भी तो मार सकता था, लेकिन ये बहुत ही जल्दी वापस अपने घोंसले में चला गया, आखिर वापस जाने की से इतनी ज्यादा जल्दी क्यों थी। बाकी के एल्डर्स कहते हैं अब ये ड्रैगन ने जो बात की इसका मतलब तो ये है कि कोई ना कोई उसके घोंसले के अंदर घुसा है जिसने उसके स्पेशल खजाने को चोरी किया है, इसलिए वो ड्रैगन बड़ी जल्दी वापस चला गया। ग्रेट एल्डर उनसे कहते हैं लगता है कि हमारी बैटल के दौरान कोई उसकी केव के अंदर घुस गया होगा, लेकिन हमारे लिए ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है, हम वैसे भी उस ड्रैगन का मुकाबला करने के लायक नहीं है, बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची है, चलो जल्दी से वापस चलते हैं। और ग्रेट एल्डर अपने बाकी के चारों साथियों को लेकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। जबकि हमारा नेक्स्ट सीन फिर से अंदर का दिखाया जाता है। मोली जाओची के हीवनली पॉइजनस बीड के अंदर से बाहर निकल आती है, अपनी पावर्स को रिलीज करती है। ड्रैगन उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम कौन हो। मोली ड्रैगन से कहती है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे बारे में जान सको कि ये प्रिंसेस कौन है, तुम्हारे लिए बस इतना जानना काफी है कि अब ये केव मेरी है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। जबकि वो ड्रैगन उसकी बात सुनने के बाद पहले थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। जाओची कहता है इस लड़की का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, इसकी पावर से ड्रैगन भी डर रहा है। ड्रैगन मोली से कहता है लड़की मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी से बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट निकल रहा है, तुम्हारी बॉडी से निकलने वाला और वाकई में सरप्राइजिंग है, लेकिन इस वजह से मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ ब्लफ कर रही हो, तुम्हारे पास तुम्हारी आधी ही पावर है। अगर तुम्हारे पास इस ड्रैगन किंग को मारने की पावर होती तो तुम कभी भी इस तरह छुपकर मेरी घोंसले के अंदर नहीं आती, तुम मुझे डायरेक्टली चैलेंज करती और मुझे मारकर मेरा खजाना लूट लेती। मोली को भी समझ आ जाती है कि ड्रैगन को बेवकूफ बनाना काफी मुश्किल है। वो उसे कहती है लगता है कि तुम मरना चाहती हो। ड्रैगन जल्दी से अपने मुंह के अंदर अपना फायरबॉल क्रिएट करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। ड्रैगन अटैक करके उनसे कहता है मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता बल्कि तुम दोनों को मारूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ड्रैगन किंग के खजाने को चोरी करने की और साथ ही उसके सामने ब्लफ करने की। जाओची जो के नीचे खड़ा होता है उस ड्रैगन की फायरबॉल के बिल्कुल सामने। मोली नीचे आती है, जाओची को साइड पर धक्का दे देती है और उस फायरबॉल के सामने खड़ी हो जाती है ताकि वो जाओची को प्रोटेक्ट कर सके। वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उस सारे के सारे फायरबॉल को अपनी बॉडी के साथ ही ब्लॉक कर लेती है। ड्रैगन भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है एक छोटी लड़की मेरे फायरबॉल को इस तरह ब्लॉक कैसे कर सकती है। मोली ड्रैगन किंग से कहती है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे ऊपर पहले अटैक किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। साथ ही वो अपनी मिस्टिक पावर्स को यूज करने लगती है। जाओची चिल्लाकर उसे कहता है मोली तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुम मिस्टिक पावर्स को यूज करोगी तो हीमली पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। मोली चिल्लाकर उसे कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम इस ड्रैगन के हाथों से मारे गए तो फिर जो प्रिंसेस भी तुम्हारे साथ ही मारी जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर मैं मारी जाती हूँ तो मेरे साथ तुम नहीं मरोगे, अब तुम्हें और कुछ भी बात कहने की जरूरत नहीं है। मोली वहीं पर खड़े खड़े अपनी मिस्टिक पावर्स को रिलीज करती है। उसके पास जितनी बची कुछ मिस्टिक पावर्स होती है वो उन सभी को यूज करते हुए ड्रैगन के ऊपर एक बीम के साथ अटैक करती है। और उसके स्पेशल मूव का नाम स्टार गॉड्स ब्रिलियंट एनाइलेटिंग स्लैश होता है और वो स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस ड्रैगन को मार देती है। जाओची भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मोली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने सिर्फ एक ही अटैक के साथ एम्परर लेवल के ड्रैगन को मार दिया है। मोली ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है। उसने यहाँ पर अपनी बहुत सारी कल्टीवेशन को यूज किया है, इसी वजह से पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर तक फैल गया है। जाओची भागता हुआ मोली के पास चला जाता है। वो उसके पास बैठकर उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। मोली वहाँ पर बेहोश हो चुकी होती है। वो अपने ह्यूमनली पॉइजनस बीड वाले हाथ को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को प्योरीफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ह्यूमनली पॉइजनस बीड मोली की बॉडी के अंदर से तेजी के साथ पॉइजन को नॉलिफाई नहीं कर पा रहा होता। मोली अपनी
अपनी आंखें खोलती है और जाउची से कहती है ये सब कुछ बेकार है, तुम्हारे ह्यूमनली पॉइजनस ब्रीड की स्पीड बहुत ज्यादा कम है जबकि पॉइजन तेजी से फैल रहा है, लगता है कि इस बार मैं सच्ची में मरने वाली हूँ। जबकि जाउची काफी ज्यादा घबरा जाता है और मोली से कहता है मोली तुम इस तरह नहीं मर सकती, तुम बेहोश भी नहीं हो सकती, अपनी आंखें खुली रखो, हम दोनों में एक डील हुई है, मैंने तुम्हें अपना मास्टर माना है, तुमने अभी मुझे बहुत कुछ सिखाना है, इसलिए प्लीज अपनी आंखें खुली रखो। कि मोली भी आस्ता सी आवाज में उसे कहती है मैं अभी यहाँ पर मरना नहीं चाहती, मैंने अभी तक अपनी मदर और अपने ब्रदर की मौत का बदला नहीं लिया, मैंने उन सभी को नहीं मारा, इसलिए मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती। और साथ ही वो भी आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर देती है। चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है मोली प्लीज अपनी आंखें खोलो, मोली अपनी आंखें खोलो, हम दोनों में एक डील हुई थी, मैंने तुम्हें तुम्हारी नई बॉडी देनी है, तुम इस तरह मार नहीं सकती। मोली साथ ही अपनी आंखें बंद कर देती है। जाउची उसकी बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी वहाँ पर डस्ट में तब्दील हो रही होती है। जाउची कहता है इसकी बॉडी तो फेड हो रही है, यानी कि ये वाकई में मरने वाली है। जाउची गुस्से के साथ ग्राउंड के ऊपर पंच मारना स्टार्ट करता है और कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ, मेरी जान बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी। जाउची कहता है मेरी जान के साथ मोली की जान भी जुड़ी हुई है, मैं इसकी जान को खतरे में कैसे डाल सकता हूँ। जब वो ग्राउंड के ऊपर पंचेस मार रहा होता है तो उसके हाथ से ब्लड निकलता है। जाउची कहता है हाँ मुझे याद आया, लास्ट टाइम इसने मेरा ब्लड पिया था अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए, अगर मैं इसको अपना ब्लड पिलाता हूँ तो शायद इसकी जान बचाई जा सकती है। जाउची अपने बाजू के ऊपर कट लगाता है और अपना ब्लड बहाता है। जाउची कहता है अब ये काम करना चाहिए। वो ब्लड उसके हाथ के ऊपर से बह रहा होता है, वो अपने दूसरे हाथ से मोली का मुंह ओपन करता है और अपने ब्लड ड्रॉप्स को उसके मुंह के अंदर डालता है। मोली वहाँ पर बेहोश हो चुकी है, इसी वजह से वो अपने आप उस ब्लड को पी नहीं सकती, इसलिए जाउची का ब्लड उसके मुंह के अंदर जाने के बाद वापस बाहर की तरफ बह रहा होता है। जाउची कहता है अब मैं क्या करूँ, ये तो अपने आप से ब्लड पी भी नहीं सकती। तुम्हारा जाउची अपने बाजू के ऊपर कट लगाकर अपने ब्लड को अपने मुंह के अंदर भरता है और कहता है चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी करना पड़े पर मैं इसको जिंदा करके रहूंगा। वो उसके मुंह के साथ अपना मुंह जोड़ता है और अपने मुंह से ब्लड उसके मुंह के अंदर ट्रांसफर करता है, फिर से अपने बाजू के ऊपर कट लगाता है और अपने मुंह के अंदर ब्लड भरता है। मोली के मुंह के साथ मुंह लगाकर अपने ब्लड को उसके मुंह में ट्रांसफर करता है और फिर से अपने बाजू के ऊपर कट लगाता है। इस तरह वो 2-3 बार करता है और उसके मुंह के अंदर वो सारा ब्लड डालता जाता है। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है कि तुम्हें जागना होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। थोड़ी देर के बाद जब वो उसकी बॉडी की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी फेड करना बंद कर देती है। जाउची कहता है अब इसकी बॉडी की हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, लगता है कि ये काम कर रहा है। और वो फिर से अपने बाजू के ऊपर एक और कट लगाता है और अपने मुंह में ब्लड भरता है और फिर से उसके मुंह के अंदर ब्लड डाल देता है। इसी तरह वो पूरे 1 घंटे तक बार बार अपने हाथ के ऊपर कट लगाता है और अपने ब्लड को अपने मुंह में भरकर उसके मुंह के अंदर डालता जाता है। पूरे 1 घंटे के बाद जाउची की अपनी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसने अपने बाजू के ऊपर बहुत सारे कट लगाए हैं और उसने अपना बहुत सारा ब्लड जाउची की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। वो लास्ट बार अपने बाजू के ऊपर से ब्लड को पी रहा होता है उसके मुंह में ट्रांसफर करने के लिए, वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तो जाउची और मोली दोनों ही यहीं पर बेहोश होकर गिर गए हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर मोली की जिंदगी बचा पाएगा या नहीं, खुद भी बच पाएगा या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।